हाउस द जोश, हाउस द जोश। यार मेरा पर्पज यहाँ पर बस ये रहता है कि कोई भी छोटी से छोटी चीज अगर किसी की जान बचाई जाए, किसी को कोई नुकसान पहुंचे तो उसको रोका जा सके। तो जोश कैसा है? जोश बिल्कुल हाई रहना चाहिए और आप लोग अवेयर रह के जिंदगी में आगे बढ़ते रहें। सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन टाइम डिसाइड किए हुए टाइम पर एग्जैक्ट लेक्चर में आया और एग्जैक्ट उस टाइम पर उठ गया था जो उसने डिसाइड किया था। अगर जिस टाइम को आप लोगों ने डिसाइड किया उस टाइम पर आप लोग उठ जा रहे हैं तो पीठ थपथपाओ। बहुत सारे लोग ये काम सोचते हैं पर लेकिन कर नहीं पाते हैं। अगर आप लोग कर रहे हो तो ये भी एक अच्छा तरीका है आप लोगों को खुद को मोटिवेट करने का। क्या होता है, ये लोग बहुत कर नहीं पाते हैं जो आप लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को ये बात क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये चीज आप लोग अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट कर कर आगे बढ़ रहे हैं तो सोचो कितना ज्यादा शानदार तरीके से ये चीज आप लोगों को फायदा पहुंचाएगी। तो हमेशा कोशिश करो कोई भी ऐसी चीज हो जो कि दुनिया करना चाह रही है, कर नहीं रही है और आप लोग कर पा रहे हैं तो आप लोग खुद को मोटिवेट कर सकते हो। ठीक है, इसी के साथ में अपनी लाइफ को इंप्रूव करते हुए आगे बढ़ो। INA इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको बड़े ही प्यार से हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, बहुत ही शानदार डिस्कशन रहने वाला है। ग्रीन वॉशिंग का बहुत ही प्यारा सा टॉपिक डिस्कस करूंगा, समझकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि कंपनीज आप लोगों के साथ में कैसे खेल रही हैं। एक टॉपिक में डिस्कस करूंगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, बवाल चला हुआ आ रहा है भाई साहब लंबे समय से। क्या है पूरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स? आज का लेक्चर देखने के बाद में कभी भी कोई डाउट आप लोगों को नहीं रहने वाला है। इस तरीके से डिस्कस करूंगा। क्या हमारे टीवी चैनल पर कुछ अच्छी चीजें दिखाई जानी चाहिए जिससे कि लोगों को मनोरंजन के साथ साथ में कुछ अवेयरनेस भी फैले। इसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ रूल और रेगुलेशन लेकर आई है, उसके बारे में भी हम लोग यहां पर बातें करने वाले हैं। ये सारा डिस्कशन बहुत शानदार रहेगा, टकटकी लगाकर देखना, क्योंकि जब टकटकी लगाकर देखोगे तो कई सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ये जो डिस्कशन रहता है इसमें करंट के साथ साथ में बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यानी कि स्टैटिक पोर्शन, प्रैक्टिस के क्वेश्चन प्लस आंसर राइटिंग भी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो एक अच्छी पढ़ाई करने के लिए जरूरी है ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन आप लोगों के सामने आए। इन सब चीजों में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल सा काम करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए स्टडी लवर वीर के नाम से। वहां पर पीडीएफ भी मिल जाती है इस लेक्चर की। लेक्चर शांति में सुनिएगा, पीडीएफ आप लोगों को मिल जाती है, आप लोग आराम से उसका रिवीजन कर सकते हैं। SLV पीडीएफ पर जाकर आप लोगों को आर्टिकल से मिलते हैं पढ़ने के लिए, आप लोग अपनी पढ़ाई को एक अच्छी डायरेक्शन दे सकते हैं। कई सारी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट किए जाते हैं, वो भी देख सकते हैं। और अगर आंसर राइटिंग बहुत ही अच्छे उम्दा लेवल पर आप लोग करना चाहते हैं तो वीर तालियान के नाम से यहाँ पर ग्रुप है, डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं और आंसर पोस्ट किए जाते हैं आप लोगों के द्वारा। एक दूसरे के आंसर देखकर आप लोग अपना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तीनों ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, अच्छे से एंजॉय कीजिए अपनी पढ़ाई को। ठीक है, बात क्या की जा रही है? ट्राइंग इज बेटर देन क्राइंग। कितनी प्यारी सी एक छोटी सी स्टेटमेंट बोल दी है। रोने से बेहतर है कोशिश कर लो भाई। रो क्यों रहे हो बैठ के? रोने से सॉल्यूशन निकलता है क्या? अगर रोने से सॉल्यूशन निकलता तो मैं सबसे ज्यादा रोता बैठकर कि भाई साहब बहुत सारी प्रॉब्लम है मेरी जिंदगी में, मेरे सॉल्यूशन निकल जाएं। पर लेकिन रोने से नहीं है, हंसने से है, इसीलिए तो वीडियो के अंदर हंसता हूं। यानी कि जितने खुश रहोगे उतने अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल पाओगे। बहुत सारी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने आएंगी पर लेकिन जैसे ही प्रॉब्लम आए ना अपनी कमर कस लो, आने दो भाई साहब, पटक पटक कर मारने हैं प्रॉब्लम को, फिर देखो कितना मजा आता है जिंदगी जीने में। आप लोगों को ना जिंदगी में छोटे छोटे मुकाम पर इतनी प्रॉब्लम लगेंगी जिसकी कुछ हद नहीं है और दिमाग आप लोगों के साथ में खेलेगा। बाहर वाला कोई इंसान आप लोगों को बर्बाद करेगा वो छोटे से लेवल पर कर सकता है। आप लोगों का दिमाग ना आप लोगों को जब बर्बाद करना स्टार्ट करेगा वो ऐसा करेगा आप लोग चलते चले जाओगे, बर्बाद करता चले जाएगा और आप लोगों को पता नहीं चलेगा। मॉर्निंग में सुबह उठने से पहले तक शाम को सोने तक आप लोगों का दिमाग जो है वो सबसे ज्यादा बेसिकली आप लोगों की जिंदगी बर्बाद करता है। जब अच्छा काम होता है उसको रोकता है, उसमें उसके डोपामाइन रिलीज ही नहीं होता, वो कहता है नहीं इसको रहने दे, अभी क्या करेगा उठ के और सो लेना थोड़ा सा, अभी क्या करेगा पढ़ के और रुक जाना थोड़ा सा, अभी क्या करेगा एक्सरसाइज करके, अभी आज रहने देते हैं ना यार, रोज तो करता है ना। ये वाली चीजें आप लोगों को बताएगा। यानी कि आप लोगों का दिमाग जो आप लोगों के साथ में खेलता है, बाहर वाला इंसान कभी खेल ही नहीं सकता यार। बाहर वाला इंसान तो छुट्टी मुट्टी पद्दी से काम करेगा कोई, जिससे कोई ज्यादा इंपैक्ट भी नहीं पड़ने वाला है। पर जो दिमाग कर रहा है ना वो समझता भी है आप लोगों को कि आपको जरा सा लालच देना है बस उसको, चल थोड़ा सा और सो ले। आप लोग तुरंत अलार्म बंद करते हो और तुरंत चादर तान के सो जाते हो। पढ़ लिया यार बहुत, आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत पढ़ लिया ना, तुरंत कॉपी किताब बंद करके ये लो यार तूने बोला, अरे तुम्हारा तो नहीं कहते तुम्हारा हुक्म सराखों पर। तो ये दिमाग आप लोगों के साथ में खेलता रहता है, फिर बाद में रोते हो बैठ के यार ये हो गया वो हो गया। तो ट्राई करना ज्यादा बेटर है रोने से कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो हमेशा कोशिश करो चीजों को ट्राई करो और इस ट्राई करने में ये बैलेंस डाइट आप लोगों के लिए एग्जैक्ट 6 बजे आप लोगों को देखने को मिलती है। चाहो तो अपनी जिंदगी को एक प्रोडक्टिव वे में आप लोग लेकर चल सकते हो। यार मेरा तो मानना सीधा सीधा ही है, या तो आज बैठ के रो लो, ठीक है, या फिर आज काम कर लो और फिर पूरी जिंदगी जो है अपने हिसाब से जिंदगी को एंजॉय कर लो। अब डिसाइड आप लोगों ने करना है, जैसे करना है बता देना। बाकी मैं तो आप लोगों के साथ नहीं हूँ, रोते हुए भी और हंसते हुए भी, जैसे आप लोग कहोगे आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है।
यार देखो बस यही है, थोड़ा सा आप लोग, मैं चाहता हूं कि जिंदगी में अच्छे मुकाम पर पहुंचो। अगर आप लोग अच्छे मुकाम पर पहुंचोगे ना तो जिंदगी भर याद रखोगे कि हाँ वो जो दौर था पढ़ाई वाला वो कितना प्यारा था। पर लेकिन अगर अच्छे मुकाम पर नहीं पहुंचोगे तो पढ़ाई को कोसोगे, यार बड़ा गंदा टाइम था, कुछ भी नहीं किया यार उस टाइम पे, ये हो गया वो हो गया। तो मैं नहीं चाहता कि वो चीजें आप लोग कोसो। ये पढ़ाई वाला टाइम, हर एक टाइम आप लोग जिंदगी में मेमोरेबल रखो और मजा लो जिंदगी का, ठीक है। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बहुत ज्यादा न्यूज में, इनके बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था। देखता हूं कौन कौन इनको पहचान पाता है, इनका नाम आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डे भी है आज है 11 नवंबर, और 11 नवंबर नेशनल एजुकेशन डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। याद रखिएगा 11 नवंबर ही क्यों, क्योंकि 11 नवंबर हमारे देश में बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है, ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का। तो ये आप लोगों को याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये यहां पर हर एक इंडिविजुअल का अधिकार है कि उसको एजुकेशन मिले, और हमारे देश के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे यहां पर, ये याद रखिएगा। तो इन्हीं से रिलेटेड ये डे है एजुकेशन सिस्टम के बारे में अगर बात करें। कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, बड़ा ही शानदार ये बेसिकली आप लोगों के सामने डे है ये एजुकेशन के बारे में, और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी भी है। थोड़ा सा टाइम लगे तो इनके बारे में जाकर भी पढ़ लीजिएगा। बाद वाला सेक्शन है ना, जो न्यूज एनालिसिस वाला सेक्शन है, जिसको छोड़कर जाते हो ना, बड़ा पछताओगे यार। सेक्शन को देखना पूरा, 4 चांद लगाने के लिए बना रखा है वो सेक्शन, ताकि वनडे टाइप के एग्जाम चुटकियों में निकलेंगे आप लोग, अगर वो सेक्शन आप लोग कंप्लीट करोगे। क्या नहीं होता है उसके अंदर में, छोटी न्यूज, वन लाइनर क्वेश्चन, मैप बेस्ड प्रैक्टिस सारी रहती है। पर लेकिन आप लोग जो हो कि उसको छोड़ के निकल जाते हो, तो ये बिल्कुल गलत बात है। ये काम आप लोगों को नहीं करना है, सिस्टमेटिक वे में तैयार करना है। और आज का शेड्यूल कैसा रहने वाला है, आप लोग ये काम बोलने के लिए, देखने के लिए आसान है, पर लेकिन इन रियलिटी में जब आप लोग इसको करोगे ना तो ये आसान नहीं है मेरे दोस्त। यहां पर आप लोग देखना, लिखना एक बार आकर, और फिर देखना आप लोग कितना अचीव कर पाते हो, ठीक है। आप लोग आधे से ज्यादा टिक लगा ही नहीं पाओगे, आप लोग आधे से ज्यादा चीजें आप लोग अचीव कर ही नहीं पाओगे सिस्टमेटिक वे में। तब आप लोगों को पता चलेगा कि कितने डिसिप्लिन में आप लोगों की लाइफ चल रही है, तब आप लोगों को पता चलेगा कि यार यहां पर काम करना जरूरी है। जब गलतियां ही नहीं पकड़ोगे अपनी, तो सोल्यूशन कहां से आएंगे निकल कर, ये तो बता दो। तो पहले गलतियों के ऊपर काम करना सीखो, फिर सोल्यूशन आप लोगों के लिए आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोग डेली अपना शेड्यूल बना रहे हैं, टू डू लिस्ट, और फिर अपने दिन को स्टार्ट कर रहे हैं। कौन कौन ऐसा कर रहा है जरूर बताना, और जो नहीं कर रहा है वो करना स्टार्ट करो। एक बार कमेंट बॉक्स में आकर लिखो कि अचीव करना है, और फिर बोलो कि कितना अचीव कर लिया। जैसे यहां पर देखो कितना शानदार तरीके से इनके द्वारा लिखा गया, ठीक है। तो आप भी ऐसे यहां पर काम कर सकते हो, जिस तरीके से बहुत सारे ऐसे फैमिली मेंबर यहां पर ये रेगुलर कर रहे हैं। इंपैक्ट देखना जिंदगी में, चेंज ना हो तो फिर मुझे बताना आकर, रियलिटी में चेंज हो गया यार लाइफ में, एक बार इंप्लीमेंट करके तो देखो, फिर देखना कितना मजा आता है, ठीक है। तो अच्छे से दिन को एंजॉय करो। कल का दिन कैसा रहा, आज का कैसा रहा जरूर बताना, आज का लेक्चर कैसा लगा जरूर बताना। सारी चीजें मुझे चाहिए, ताकि ढंग से आप लोगों का रिजल्ट आप लोगों के हाथ में आ सके। सीरियस होकर चीजों को कर लो कुछ दिन, फिर जिंदगी भर मजे में कटेगी। पर लेकिन अभी मजे लोगे तो पूरी जिंदगी सीरियस कटने वाली है, ठीक है। बता दे रहा हूं अभी, फिर मत बताना, फिर मत बोलना कि बताया नहीं था, ठीक है। बता दिया है, अब आप लोग सोच लो क्या करना है, ओके। तो आइए एक एक आर्टिकल देखेंगे शानदार तरीके से, इंपॉर्टेंट डे वगैरह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी चीज मार्केट में देखने को मिल रही है, जिसको सुनकर आप लोग हैरान हो जाओगे, और ये आज के डेट में हर एक कंपनी कर रही है। आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोई भी कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो उसके ऊपर एक टैग लगाता है कि भाई साहब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये प्रोडक्ट, या फिर कोई भी कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो वो उसके ऊपर टैग लगाने की कोशिश करता है कि भाई साहब देश के अंदर बनाया गया है, हमारे देश के अंदर में, इंडिया, यानी कि एक तरीके से नेशनलिज्म का टैग उसके ऊपर लगाने की कोशिश करता है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए। इसकी वजह से कई बार घटिया प्रोडक्ट भी अच्छे निकल जाते हैं, और इसी की वजह से कई बार ऐसी चीजें जो कि इन्वायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचा रही हैं, और फिर भी यहां पर लोग जो है उसको धड़ल्ले से खरीदते हैं, क्योंकि उसके पीछे झूठ छुपा होता है। मतलब क्या है, अभी समझाता हूं। एक शब्द है यहां पर जिसका नाम है ग्रीन वॉशिंग, यानी कि एक तरीके से जो शब्द है बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया जब यूएन के चीफ गुटरेस, एंटोनियो गुटरेस साहब के द्वारा इसके बारे में बातें की गई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 के अंदर में। ये शब्द यहां पर काफी ज्यादा न्यूज में आ गया, मैंने भी सुना, मैंने कहा क्या है ग्रीन वॉशिंग, भाई साहब देखे तो सही इसके बारे में, क्या ग्रीन कलर डालकर कोई धुला बुला जा रहा है क्या। तो देखा तो रियलिटी में ग्रीन कलर डालकर धुला जा रहा है लोगों के दिमाग को, ताकि लोग जो है वो प्रोडक्ट खरीदे जो ये बेचना चाहते हैं ग्रीन वॉशिंग के नाम पर। बहुत सारे लोग आप लोगों को नेशनलिज्म के नाम पर बहुत सारे प्रोडक्ट बेचते हुए आज के डेट मार्केट में नजर आएंगे, क्योंकि नेशनलिज्म का ठप्पा लगते ही ये लगता है देश की फीलिंग आती है, पर लेकिन इन रियलिटी प्रोडक्ट के अंदर में दम नहीं होता है, इसके ऊपर काम नहीं किया गया होता है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं तो बोलता हूं यहां पर इन्वायरमेंट से रिलेटेड आप लोगों का आंसर राइटिंग का भी क्वेश्चन बन सकता है आसानी से। बोला गया कि वी मस्ट हैव जीरो टॉलरेंस फॉर नेट जीरो ग्रीन वॉशिंग। गुटरेस साहब ने ये बोला साफ साफ
कि आज के डेट में जो प्राइवेट कंपनी है या फिर नॉन स्टेट एक्टर है, यानी कि वो लोग जो कि प्रॉफिट के ऊपर काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी ना आप लोगों को 99% प्रॉफिट के ऊपर काम करती हुई नजर आएगी। कोई एक आधी कंपनी तो बोल सकते हैं जैसे टाटा हो गया, ठीक है, जो लोगों के लिए काम करती है और इतना ज्यादा दान करती है जिसकी कुछ हद नहीं है। एक आधी को छोड़कर वरना हर एक कंपनी जो है प्रॉफिट के लिए काम करती है। रिलायंस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि एयरपोर्ट वाला लिंक भाई साहब उसको नुकसान पहुंचा रहा था, तो भाई साहब छोड़ के भाग गए बीच में कि क्यों ये नुकसान उठाएं। इतने प्रॉफिट ओरिएंटेड रहते हैं कि जनता का फायदा उनको पसंद ही नहीं आता है। अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं, वो क्या कर रही है, एप्पल के इवेंट अगर आप लोगों ने देखे होंगे, एप्पल बड़े बड़े इवेंट ऑर्गेनाइज कराता है जब कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है। उन्होंने चार्जर निकाल लिया बॉक्स के अंदर से ये बोलकर कि इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। समझ रहे हैं, प्राइस उतना को नहीं रखा, प्राइस डाउन नहीं किया, इन्वायरमेंट को बचाना चाहते हैं। हाँ, तुम जो है ट्रिलियन की कंपनी बन गए, इतनी किसी देश की जीडीपी नहीं है और तुम बोल रहे हो कि इन्वायरमेंट को बचाना चाह रहे हैं। इसको बोलते हैं खेल। तो ऐसा खेला खेला जाता है। अब ये कंपनी है गाड़ी की वोल्क्सवैगन, उसने भाई साहब इतने बड़े बड़े झूठ बोले। उसने ये बोला कि हम लोग आज के डेट में एमिशन को बिल्कुल कम कर रहे हैं, व्हीकल के अंदर में ये कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल ना लो एमिशन पे इको फ्रेंडली हमारी गाड़ी रहेगी। मतलब एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि उन्होंने इतना ज्यादा काम किया ऐसी ऐसी बातें बोलकर, पर लेकिन रियलिटी में जो इंजन है वो उसी लेवल पर पोल्यूशन फैला रहा है, बल्कि उससे भी ज्यादा लेवल पर। जब ये चीजें सामने निकल कर आई तब भाई साहब उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश की गई कि इनको कंट्रोल करो, क्योंकि लोगों के दिमाग को वॉश करने की कोशिश की जाती है। आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इवन आप लोगों को स्यूडो एडवर्टीजमेंट किए जाते हैं। एक तंबाकू बनाने वाली कंपनी वो अपना एक प्रोडक्ट को इतना फेमस कर देती है और उसके ऊपर अपना टैग लगाती है ताकि उसके दूसरे प्रोडक्ट को भी लोग पहचानना स्टार्ट कर दे कि भाई साहब एक तरीके से ये तो वही कंपनी है यार जो ये वाला प्रोडक्ट बेचती है और ये प्रोडक्ट तो काफी अच्छा है, तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी अच्छा होगा। ये लोगों के ब्रेन को वॉश किया जा रहा है, ग्रीन वॉशिंग नहीं है, ये लोगों का ब्रेन वॉशिंग आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो ऐसी ये जो चीजें चल रही हैं ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये फॉल्स और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन फैलाई जाती है, लोगों को इन्वायरमेंट के नाम पर अपना प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कंपनीज के द्वारा की जा रही है और ये काफी लार्ज स्केल पर किया जा रहा है। अपने प्रॉफिट के लिए इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज बताकर लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि भाई साहब ये बिल्कुल सही है, और लोग उस पर विश्वास कर वो उन चीजों को खरीद भी लेते हैं और मिसलीडिंग एड लगाते हैं उनके ऊपर, चलाते हैं और मिसलीडिंग लेबल लगाते हैं उनके ऊपर। लोगों को बेसिकली ब्रेन वॉश किया जा रहा है कंप्लीटली। ये बिल्कुल गलत है। यानी कि आज की डेट में जो कंपनीज हैं वो इस तरह की हरकतें जब कर रही हैं, ये क्लाइमेट के नाम पर, आप लोग देखो क्या रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर उसका इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। और जो लोग हो सकते हैं कि उसको प्रोडक्ट ना खरीदते, उसके कंपेयर में कोई दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेते, पर ग्रीन के नाम पर ये प्रोडक्ट खरीदे उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ग्रीन पटाखों के नाम पर कोई नॉर्मल पटाखे बेचना स्टार्ट कर दे, लोग तो ये सोचेंगे ग्रीन पटाखे पटका रहे हैं, भाई साहब हम लोग और ज्यादा पटकाएं क्योंकि इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचेगा ही नहीं। और पता चला उसके अंदर में पुरानी बोतल, वो नहीं कहते कि नई बोतल में पुरानी शराब भरकर दे दी, वो वाली कंडीशन आज के डेट में देखने को मिल रही है। और ये खेला ऐसा खेला जा रहा है ना, आप लोग बोलोगे कि मतलब चल क्या रहा है दुनिया के अंदर में, तो बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर। तो जो वोल्क्सवैगन कंपनी के बारे में मैंने बताया, तो यहाँ पर एक शानदार एग्जांपल यहाँ पर निकल कर आया। बताना किस कंट्री की है ये कंपनी, देखता हूँ कौन कौन बताता है। तो इसने इतने बड़े बड़े झूठ बोले जब सामने चीजें निकल कर आई कि ये खेल कैसे खेल रहे हैं, ऐसा आखिर ऐसा कर भी कैसे सकते हैं, सोच भी कैसे सकते हैं। इंपैक्ट देखो आप लोग इसका। कंज्यूमर यानी कि जो कस्टमर है, यानी कि मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा इसका? वो तो सोचेंगे यार इन्वायरमेंट फ्रेंडली सब्जेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, मजा आ रहा है भाई साहब, हम लोग इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा नहीं रहे, वो तो ये सोचेंगे ना दिमाग में। पर लेकिन इन रियलिटी वो कोई भी इन्वायरमेंट को फायदा नहीं पहुंचा रहे हैं। कंपनीज के लिए क्या चल रहा है, वो इस पर्टिकुलर सिस्टम में इसलिए इंगेज हो रही है क्योंकि यहां पर उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और कोई भी कंज्यूमर होगा वो उन्हीं का प्रोडक्ट अगर चूज करेगा कि भाई साहब ये वाली कंपनी, बस यही कंपनी चाहिए, यही तो एनवायरमेंट का ध्यान रखती है, यही तो हमारे देश हित के बारे में बात करती है। अभी आप लोगों ने देखा होगा बाबा रामदेव जी की कंपनी जो है बहुत ही शानदार तरीके से आगे निकल कर आई। उसके अभी कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बैन कर दिए गए हैं, ठीक है। उनमें शायद आई ड्रॉप्स वगैरह पता नहीं क्या क्या थे, उसमें कई सारे प्रोडक्ट बैन कर दिए गए। वो नेशनलिज्म के नाम पर अपने प्रोडक्ट बेच रहे थे, उसके अंदर इतनी क्वालिटी देखने को नहीं मिल रही थी, ऐसी बातें यहां पर बताई जा रही है। तो ये ऐसी भी न्यूज अभी यहां पर सामने निकल कर आ रही थी जब मैं देख रहा था न्यूज। 5 या 6 के करीब कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिन पर अभी यहां पर उनके उत्पादन पर ही रोक लगा दी गई है। ये समझ रहे हैं आप लोग, यहां पर ये बेसिकली उत्तराखंड के अंदर में किया गया। यहां पर तो उनका हर एक प्रोडक्ट क्या रहता है, देश का प्रोडक्ट है, ठीक है, देश हित में प्रोडक्ट है।
पर लेकिन इन रियलिटी क्वालिटी मेंटेन रखने के नाम पर वहां पर क्वालिटी नहीं रहती है, बहुत सारे इश्यूज और देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके आप लोग समझ सकते हैं कि यानी कि मार्केट का लूप होल देखकर मार्केट में घुस तो जा रहे हो, पर लेकिन क्या वो क्वालिटी आप लोग प्रोवाइड करा पा रहे हो जो मार्केट में क्वालिटी होनी चाहिए, वो वाली क्वालिटी आप लोगों को देखने को नहीं मिलती है। तो रिप्लेसमेंट अगर कर रहे हो तो प्रॉफिट के बेस पर नहीं, क्वालिटी के बेस पर करो, इन्वायरमेंट के बेस पर करो, लोगों की हेल्थ के बेस पर करो, ताकि वो सही लगे लोगों को और लोग उसका यूटिलाइजेशन भी करें। वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। जो ग्रीन इंडस्ट्री है यहाँ पर, उनके अंदर लोगों का ट्रस्ट कम होना स्टार्ट हो जाएगा। लोग बोलेंगे ग्रीन ग्रीन बोलकर ये तो ब्लैक पिला रहे हैं यार, ग्रीन टी बोलकर ब्लैक टी पिला दिया, ठीक है। नहीं बोलते कमा बिरयानी, वो क्या बोलते हो, कमा बिरयानी बोलकर क्या खिला दिया, वो वाली, वो कमा बिरयानी बोलकर कोई चिड़िया बिरयानी, क्या था वो डायलॉग था उस मूवी का, वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सिचुएशन क्या है यहाँ पर, सिचुएशन सीधा सीधा यहाँ पर है कि कुछ और बोलकर कुछ और खिलाकर चले गए, तो ये काफी ज्यादा खतरनाक है। और इसका देखिए आप लोग कस्टमर पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, कंपनीज को प्रॉफिट हो जाएगा इनडायरेक्ट वे में, तो ये अपने ही ऊपर बर्बादी कर रहे हैं ना, यानी कि इस प्लानट पे ही रहेंगे, ये कंपनी वाले भी इसी प्लानट पर रहने वाले हैं, ऐसे तो नहीं मंगल ग्रह पर चले जाएंगे, हम लोग भी इसी ग्रह पर रहेंगे। जो नुकसान होगा वो तो सबको होने वाला है एट द एंड ऑफ द डे। जो क्लाइमेट चेंज वाली बातें हो रही हैं, किसानों के ऊपर जो इंपैक्ट पड़ रहा है, वो इनको वो नहीं दिख रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पॉलिथीन अपने घर में से निकालकर भाई साहब रोड के बराबर में ले जाकर फेंक दी कि हाँ हमारे घर में तो पॉलिथीन है नहीं, हम तो यूज कर ही नहीं है। गंदगी अपने घर में से निकालकर बराबर में फेंक दी। जिस मोहल्ले में आप लोग गंदगी फैल रही है, वहां पर कल को पानी बरसेगा, कल को उसमें कीटाणु होंगे, हवा चलेगी, आप लोग घर में भी वो हवा आएगी, पानी घुमा फिराकर वो ग्राउंड टेबल में जाएगा, एक तरीके से पानी जमीन के अंदर जाएगा, आप लोग का वाटर टेबल, वही पानी आप लोग भी पीने वाले हैं, उसी पानी से कोई सब्जी उगाएगा, वही सब्जी आप भी खाने वाले हो। ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को, अगर आप लोग इस पृथ्वी को गंदा करोगे तो किसी और की चीज गंदी कर रहे हो, आप लोग अपनी चीज बचा के ले जा रहे हो। इतना अच्छा सोच कहां से लाते हो मेरे दोस्त कंपनी वालों। तो ये वाली चीजें हैं और ये आप लोगों के और मेरे ऊपर भी इंप्लीमेंट होता है। अगर हम लोग कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि हम लोग सोचते हैं हमारा घर बस सेफ रहे, इससे उस इन्वायरमेंट, उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे कोई नेगेटिव इंपैक्ट जो है पड़ता रहे, तो वो इनडायरेक्ट वे में लंबे टाइम के बारे में जब आप लोग सोचोगे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हुए नजर आओगी। तो ये चीजें जरूरी हैं, इनके बारे में सोचा जाए, ये जरूरी है। अगर नहीं सोचेंगे तो ये बहुत ही एक नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। इसलिए बोलते हैं कि ये सारी वो चीजें हैं जिनके बारे में बात होनी चाहिए। इवन ये चीजें तो लोगों को स्कूल में पढ़ानी चाहिए और बच्चों को, ताकि बच्चे समझ सकें। चलो बच्चों को तो पढ़ा दी, इनका क्या करें जो ये खुद ही हरकतें कर रहे हैं, उनके ऊपर तो बड़े से बड़े चार्ज लगने चाहिए। तो इनको अवॉइड कैसे करना है, तो स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में अगर बोला जाए, आप लोग इसके ऊपर क्वेश्चन दूंगा पूरा आंसर लिखने के लिए, बहुत ही शानदार तरीके का आंसर आप लोगों को लिखना है। क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग अच्छे से यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी रेगुलर आप लोग आंसर पोस्ट करते हैं, अच्छा लगता है। तो एटलीस्ट 2 या फिर 3 क्वेश्चन आप लोग रिव्यू करिएगा, उससे पता चलेगा कौन कौन क्या क्या कर रहा है। ये देखिए कितने शानदार तरीके से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, सब अपने आंसर जो है पोस्ट कर रहे हैं। आप लोग भी देखो तो सही है, चीजें अवेलेबल हैं, आंखें खोलकर देखो तो सही, आप लोगों को पता चलेगा खुद कि हाँ कैसे कैसे आप लोग चीजों को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, अगर आप लोग अच्छे से चीजें एंजॉय करोगे तो जानने को मिलेगा। एक ये पर्टिकुलर चैनल है जिस पर बहुत सारी चीजें आप लोग की पोस्ट की जाती है, प्रैक्टिस भी आप लोग की हो जाती है। डेली एक आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जिससे आप लोग अपना, देखिए ये न्यूज़ के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो मोर देन सफिशिएंट है। पर लेकिन अगर रियलिटी में आप लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों का कॉम्प्रीहेंशन भी बढ़े, जब इसी सेट के पेपर में जाकर बैठो तो पढ़ पाओ, उसको ढंग से समझ पाओ, तो एटलीस्ट एक आर्टिकल पढ़ा करो। और एक आर्टिकल यहाँ पर पोस्ट कर दिया जाता है, उसमें कुछ वोकैबुलरीज भी आप लोग की रहती हैं जिसको आप लोग अच्छे से एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर आप लोग को SLVpedia पर देखने को मिल जाता है। SLVpedia ये स्टडी लवर वीर का ही एक छोटा बच्चा आप लोग बोल सकते हो ठीक है। एक बच्चा बोला सर SLVpedia, कह रहा है कुछ नहीं यार, नाम आया दिमाग में, मैंने रख दिया विकीपीडिया, ऐसे SLVpedia कर दिया, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं, ये मार्केट में अलग चीज चल रही है और यहाँ पर कुछ कमाई हो रही है, ठीक है। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग इनको याद रख सकते हैं। वो एक वर्ड ऑफ द डे आप लोगों को देखने को मिलता है, इसको भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो अच्छे से एंजॉय करो यार, अपनी पढ़ाई को एक सही डायरेक्शन देकर चलो। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, ठीक है। और एक सबसे बड़ा चैनल जो सबके पापा हैं वो है यहाँ पर स्टडी लवर वीर के नाम से, ये PDF आप लोगों को यहाँ पर मिलती है, ठीक है। ये सारे चैनल, कई सारे, आप 3 चैनल बेसिकली आप लोगों के सामने होंगे, स्टडी लवर वीर, वीर तालियान और SLVpedia, तीनों के तीनों फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर आप लोगों को तीनों को ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कई सारी वीडियोस पोस्ट करते रहता हूँ, अगर आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई को लेकर चलना चाहते हैं तो, ओके।
अब यहां पर कैसे अवॉइड करना है अगर कल को चलकर यहां पर ऐसी चीजें चल रही हैं? सबसे पहले तो स्पेसिफिक रहना है, बी स्पेसिफिक। यानी कि आप लोग बोले कि हाँ ग्रीन वॉशिंग आप लोग कर रहे हैं, वो अगर बी स्पेसिफिक रहना स्टार्ट कर देंगे, ये प्रोडक्ट है भाई साहब, ये फायदे हैं, ये नुकसान है, सीधा सीधा लिखना है। ये नहीं कि बढ़ा चढ़ाकर चीजों को यहां पर लिखना है। इको फ्रेंडली है नहीं है, इको फ्रेंडली बता रहे हो, वो हरकतें यहां पर नहीं करनी है, ठीक है। तो जेंडरिक टर्म यूज नहीं करनी है, स्पेसिफिक टर्म आप लोगों को यूज करनी है, ये बताया गया। यूज डेटा, यानी कि डेटा आप लोगों को बताना है कि किसके अंदर में कितनी चीजें क्या क्या है, अपना डेटा लिख दो बाकायदा वहां पर कि भाई साहब इतना प्रोटीन है, इतना विटामिन है, इतना कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर में, मतलब उसके ऊपर लिख दो बाकायदा, ताकि लोग जो है वो समझ सके। और यार देखो थोड़ा सा तो आप लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हाँ लोगों के लिए सच्चाई आप लोगों को रखनी है। आज नहीं तो कल लोग आप लोगों का झूठ पकड़ लेंगे, और जिस दिन झूठ पकड़ा गया ना उस दिन फिर आप लोग ट्रस्ट गेन करते करते ना बूढ़े हो जाओगे, पर लोग आप लोगों के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, ऐसा धब्बा लग जाएगा। तो एक स्टैंडर्ड बना के रखना, कंपटीशन में आओ ना, सामने वाला कोई कॉम्पीट कर रहा है तो उससे कंपटीशन में आओ। सामने वाला आपको लोग के सामने कोई प्रोडक्ट बना के लेकर आया, उससे बढ़िया प्रोडक्ट लेके आओ ना आप लोग, ठीक है। सामने वाले को कंपटीशन तो दबा के देखते हैं कौन कहां पर टिक पाता है। कोई भी मार्केट में प्रोडक्ट अगर लेकर आ रहा है आप लोगों के इक्विवेलेंट, तो उसके लिए आप लोग अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, अपने प्रोडक्ट पर काम करो, ना कि आप लोग क्या करें, आप लोग यहां पर चिंदीगिरी करना स्टार्ट कर दो। तो ये देखने को मिलेगा। सर्टिफिकेशन आप लोग का ठप्पा होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड, यानी कि ये नहीं कि स्टडी लवर वीर के नाम पर कोई भी यहां पर कोई भी न एक तरीके से ना ये लोगो चिपकाया और बोल रहे हैं कि स्टडी लवर वीर का प्रोडक्ट है, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। तो उस प्रोडक्ट के ऊपर लोगों का ट्रस्ट भी होना चाहिए, वो देखने को मिलेगा। और यार सोसाइटी की भी अकाउंटेबिलिटी है, आप लोग अपना सोचे कि जो चल रहा है हमारे ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, आज नहीं तो कल आप लोगों के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा। कुछ भी नुकसान अगर इन्वायरमेंट में हो रहा है, कुछ भी नुकसान अगर कहीं पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, किसी के साथ में कुछ गलत हो रहा है, तो आप लोग अपने लेवल पर कुछ कर सकते हैं तो जरूर करिए, क्योंकि आज किसी के साथ में हो रहा है कल को आप भी उसके भागीदार बन सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को भी थोड़ी चीजें यहां पर अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी, ये चीजें जरूरी है, अगर नहीं सुधरी तो फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। ग्रीन वॉशिंग के नाम पर कुछ आप लोगों के सामने यहां पर चीजें हैं, ठीक है। बोला यह जा रहा है कि अनएथिकल प्रैक्टिस है जो कि कंपनीज मिसलीड कर रही है कंज्यूमर को, और यहां पर इन्वायरमेंट फ्रेंडली के नाम पर 73% ऑफ ग्लोबल जो कंज्यूमर है, ठीक है, वुड चेंज देयर कंजप्शन हैबिट टू रिड्यूस देयर इन्वायरमेंट इंपैक्ट, यानी कि इन्वायरमेंट के इंपैक्ट को वो कर लेंगे, पर लेकिन रियलिटी में बोल तो दिया कर लेंगे, पर जो प्रोडक्ट वो ले रहे हैं उस प्रोडक्ट के अंदर में कुछ ऐसा देखने को मिल ही नहीं रहा है जैसा वो सोच रहे हैं, जैसा वो सोचकर उसको यूज कर रहे हैं। तो ये कुछ कुछ जो डेटा है आप लोगों के सामने इन्हीं चीजों से रिलेटेड है यहां पर, जिसके ऊपर आप लोग यहां पर देखते हैं, ताकि सिचुएशन को संभाला जा सके। कोई कपड़ा लेकर आ रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आप लोग लेकर आ रहे हैं, पेड़ लगाने के बारे में बात करें तो लेस देन 5% जो कार्बन एमिशन है वो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, एक्चुअली रिमूव किया जाता है। तो कम, देखिए एक तो चीज ये है कि हम लोग कुछ प्रोडक्ट ही ऐसे यूज न करें जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो यहां पर वो तो आप लोग देखें पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया, डायरेक्ट हम लोगों ने प्रोडक्ट ही यूज नहीं किए। दूसरा पेड़ भी लगा रहे हैं हम लोग ऊपर से यहां पर एक तरीके से यानी कि अपनी आदतों के साथ में हम लोग को चीजों को सुधारना पड़ेगा, उनका एक पॉजिटिव रिजल्ट इंपैक्ट आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। अगर लिखने के लिए जब क्वेश्चन दूंगा तो यहां पर 6 ऐसे पाप सिंस आप लोग बोल सकते हैं जो ग्रीन वॉशिंग के हैं। सबसे पहला है फिबिंग, यानी कि मेकिंग इन्वायरमेंट जो क्लेम है वो सिंपली फॉल्स, यानी कि झूठे मूठे एक तरीके से मार्केट में लाकर रख देना कि हाँ ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड यहां पर चीजें हैं। वेगनेस, यानी कि नॉन स्पेसिफिक रहना, बोल कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं वो चीजें आप लोगों को देखने को मिला। किसी चीज के लिए कोई प्रूफ न देना, जो एक तरीके से एक्चुअल चीज है उसको छुपा के रखना, ठीक है। एक कोई छोटी चीज बता दी, अच्छा ये चीज है इन्वायरमेंट फ्रेंडली, और पूरा प्रोडक्ट उसी के नाम पर बेच दिया, ये गलत है। इररिलेवेंट जो चीजें हैं मटेरियल वगैरह वो यूज करना, और लेसर इविल, यानी कि कुछ ऐसा नहीं, एक तरीके से कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हाँ इतना तो चलता है, आटे में नमक जितना तो काम चलता है, वो वाली चीजें। किसी एक प्रोडक्ट में छोटी सी कमी है, चलो चलने दो, क्या चल रहा है, इतना ही तो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है। जब लार्ज स्केल पर उसको यूज किया जाएगा तो वो एक ह्यूज नेगेटिव इंपैक्ट डालता हुआ नजर आएगा। इंटरेस्टिंग चीज देखो, 4744 ग्रीन प्रोडक्ट जो है यूएसए और कनाडा के अंदर में जब यहां पर उनको सर्वे किया गया, 95% प्रोडक्ट जो थे यहां पर वो गिल्टी पाए गए ग्रीन वॉशिंग के। इससे अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं 95% प्रोडक्ट के ऊपर बस लेबल लगा हुआ है भाई साहब, उनके अंदर सारी चीजें यहां पर देखने को मिलेगी। ये जो आप लोगों को 6 बेसिकली स्टेप बताए गए, ये सारे उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब आप लोग यहां पर ये देखिए, ये प्रोडक्ट बेचने के नाम पर इन्होंने तो हरकतें कर दी कि हाँ ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, पर इन रियलिटी लोग जब उसको यूज कर रहे हैं तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं ये बच रहे हैं किस चीज से, ये कार्बन क्रेडिट से बच रहे हैं, क्योंकि पता है कि आप लोग अगर ज्यादा नुकसान पहुंचाओगे कार्बन को तो फिर आप लोगों को ग्रीन हाउस एमिशन के लिए एक एक्स्ट्रा टैक्स टाइप में चीजें देने पड़ेंगी, ठीक है।
तो यहां पर इंडिविजुअल तो खरीद रहा है, मजे ले रहा है, पर इन रियलिटी ये अपने ही आपको यहां पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, कार्बन क्रेडिट का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर काफी अच्छा लगा था जब मुझे लगा जो इंडस्ट्रीज है जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, ठीक है, उनको यहां पर देखने को मिलेगा ऐसे लोग जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, या फिर ऐसी कंपनी या फिर ऐसी कंट्री, उनको यहां पर एक तरीके से उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा हूं और आप लोग इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप लोग बेसिकली अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं एक तरीके से इन्वायरमेंट नेचर के साथ में, तो आप लोगों को मुझको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर उस कंट्री को या फिर उस पर्टिकुलर फैक्ट्रीज को। ये इस तरीके से कार्बन क्रेडिट की बात की गई, यानी कि मुझे मेरे पास में यहां पर बेसिकली जो भी नेगेटिव चीजें उसके लिए पे करना पड़ेगा यहां पर। यानी कि ये जो धरती है, ये जो इन्वायरमेंट है, ये मेरे बेसिकली परिवार का नहीं है कि मेरी जायदाद है, मैं इसको जितना चाहूं उतना बर्बाद करूं, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है और इसके ऊपर काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। 2011 में ये जो कार्बन क्रेडिट शब्द बोला है मैंने, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया और इंटरेस्टिंग पूछा गया कि नोट करेक्ट आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो बोला गया कि कार्बन क्रेडिट जो सिस्टम है ये एक तरीके से क्योटो प्रोटोकॉल के द्वारा भी यहां पर रेक्टिफाई किया गया। ठीक है, दूसरा बोला गया कार्बन क्रेडिट जो है ये बेसिकली उस ग्रुप या फिर कंट्री को दिया जाता है जिन्होंने रिड्यूस किया है ग्रीन हाउस एमिशन का कोटा अपना। कार्बन क्रेडिट का जो गोल है वो बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं द गोल ऑफ द कार्बन क्रेडिट सिस्टम इज टू लिमिट द इंक्रीज, जो यहां पर उसको लिमिट करना जो इंक्रीज कार्बन डाई एमिशन हो गया है। तीसरा बोला गया कि यूएन जो है वो फिक्स करता है इसके लिए टाइम टू टाइम चीजें, ऐसा कुछ नहीं है, ये लास्ट स्टेटमेंट जो है वो गलत है यहां पर। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम आप लोगों के सामने है यहाँ पर। इस तरीके से क्वेश्चन भी आप लोगों से यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है इस पर्टिकुलर टॉपिक से। इंटरेस्टिंग 2022 में अगर यूपीएससी का आप लोगों ने बेसिकली क्वेश्चन पेपर उठाकर देखा होगा, ग्रीन वॉशिंग के बारे में शानदार क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। ये डायरेक्ट आप लोग देखते हैं, जिसको लगे कि यार ये टॉपिक कहां से आ गया, अभी इसके ऊपर आंसर राइटिंग में भी आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे आने वाले टाइम में। बात की जा रही है कि कन्वे करना फॉल्स इंप्रेशन दैट कंपनी के प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है और इन्वायरमेंटली साउंड है, ये बातें यहां पर बताई जा रही है। ठीक है, तो ये आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट आप लोग यहाँ पर करेक्ट हो गई। ठीक है, लोगों को मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन देना ताकि वो उनके प्रोडक्ट यहां पर खरीदना स्टार्ट कर दें, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, फिर से ग्रीन वॉशिंग के रेफरेंस में यहां पर दे दिया गया क्वेश्चन आप लोगों के लिए बनाया गया। बोला गया इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग ए ट्रू इंप्रेशन और लीडिंग जो इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी जो प्रोडक्ट है आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ठीक है, ये इन्वॉल्व करता है यहां पर अनसस्टेन क्लेम जो कि सस्टेन नहीं है, यहां पर कंज्यूमर के लिए जो बेसिकली बिलीफ दिलाया जाता है उनको ताकि पॉजिटिव रहे, पर लेकिन रियलिटी में पॉजिटिव नहीं रहता है। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट पूछा गया है, ओनली वन, ओनली टू, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया और यहां पर ट्रू इन्फॉर्मेशन की बात की जा रही है जबकि मिसलीडिंग होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, ये स्टेटमेंट गलत है, तो आंसर यहां पर बी हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहां पर कार्बन क्रेडिट के बारे में बोला जा रहा है। कार्बन क्रेडिट ये एक तरीके से मेजरेबल वेरीफायरेबल एमिशन है जो रिडक्शन करता है सर्टिफाइड ये क्लाइमेट एक्शन प्रोजेक्ट्स के बारे में। ठीक है, ये प्रॉपर एक सिस्टम तैयार किया गया। ये जो प्रोजेक्ट है यहां पर ये रिड्यूस, रिमूव और अवॉइड करते हैं ग्रीन हाउस गैस को। तीसरा बोला गया यहां पर कि ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल जो कि बाय करती है कार्बन जो यहां पर कार्बन क्रेडिट वो टेम्परेरी एक तरीके से या फिर ये एक तरीके से रिटायर्ड या फिर सो लेटर इट कैन रीयूज, ऐसी यहां पर बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ये बोला गया है ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर नन ऑफ द अबव। तो यहां पर ये टेम्परेरी नहीं है क्योंकि वो उसको मिल गया तो वो इसके लिए परमानेंट हो गया। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहां पर इनकरेक्ट है, बाकी दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो आंसर यहां पर क्या हो गया, आंसर यहां पर बी हो गया। ठीक है, तो ऐसे स्टेटमेंट है यहां पर। 2014 में यूपीएससी ने मेंस के अंदर में यहां पर क्वेश्चन पूछा जो कि आप लोग देखते हैं कार्बन क्रेडिट के बारे में बात की जा रही है और क्लीन इन्वायरमेंट के बारे में और यूएनएफसीसी यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, और इंडिया के बारे में बोला गया कि इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ में किस तरीके से आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, या ग्रीन वॉशिंग के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों के लिए पोस्ट करूंगा एक बनाकर जो कि अच्छा क्वेश्चन होगा, उसको आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, फिर कार्बन क्रेडिटिंग के ऊपर। तो यहां से आगे भी क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये आर्टिकल, फीडबैक अपना जरूर देना, जैसा भी आप लोगों को लगता है अच्छा है बुरा। कहीं पर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि समझ में ना आई वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। और बाकी आगे से कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में खोजें खरीदें तो रिसर्च एंड स्टडी कर खरीदें या खोजें ताकि उसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट न देखने को मिले। ठीक है, आई होप कि आप लोग ये चीजें समझ रहे होंगे।
छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप लोग भी बोलोगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये मैं आप लोगों की यहाँ पर राय भी जानना चाहूँगा वैसे बोला जाए तो जानेंगे टॉपिक के बारे में। आप लोग टीवी देखना कितने लोग पसंद करते हैं, या फिर टीवी तो एफएम सुनना आप लोग कितने लोग पसंद करते हैं, या फिर यूट्यूब देखना आप लोग कितने पसंद करते हैं। तो आप लोगों को अगर रेटिंग देने के लिए बोला जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इनको आप लोगों को रखना है। ओटीटी भी लगा लेना, चलो कई सारे बोलेंगे सर ओटीटी छोड़ दिया। ये डी है। अब आप लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे ज्यादा टाइम आप लोग किसके ऊपर देते हैं, उससे कम उस किसके ऊपर, उससे कम किसके ऊपर, उससे कम किसके ऊपर, ठीक है। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टीवी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। कुछ नए नॉर्म्स यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आए गए, जो टीवी चैनल हैं या फिर जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो भी यहाँ पर प्रोग्राम, उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए या फिर सोसाइटी की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। इसके बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक रेगुलेशन लेकर आया गया है। मतलब क्या है समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है गवर्नेंस के अंदर आप लोग का आएगा, और यहाँ पर बेसिकली अभी क्या किया गया है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि जो भी आज की डेट में प्रोग्राम चलते हैं पूरे दिन 24 घंटे टीवी के ऊपर, उसमें से 30 मिनट एटलीस्ट ऐसा होगा कि ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिससे कि नेशनल इंपॉर्टेंस या फिर सोशल रिलीवेंस के टॉपिक यहां पर चले। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो हैं कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जिसके चलते कि यहाँ पर लोगों को हम लोग अच्छे लेवल पर डेवलप किए जा सके। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आए ताकि हमारे देश में लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। आप लोग खुद सोचो, टीवी के ऊपर हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम आज के डेट में चल भी रहे हैं, ऐसा कि नहीं कि चल नहीं रहे हैं। अगर आप लोग सोचो कि यहाँ पर टीवी के ऊपर ऐसे प्रोग्राम चला दें हम लोग जिसमें बच्चों की एजुकेशन को और इंप्रूव किया जा सके, जो कार्टून में लगे हुए हैं उन कार्टून को भी इस तरीके से डेवलप किया जा सके कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, छोटा सा जो बच्चा वो कार्टून्स देख रहा है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ा सकें। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, तो जो एग्रीकल्चर वगैरह हमारे देश में देखने को मिलती है उन टॉपिक्स के ऊपर बात की जा सके, ताकि जो किसान सुन रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता है किसान चैनल भी हम लोगों ने बना रखे हैं कई सारे। तो लोगों को एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनको इनकी लाइफ में जो एक तरीके से अवेयरनेस है, जो एक तरीके से किसी चीजों को लेकर समझाने की जरूरत है, उनको उस चीजों के बारे में यहाँ पर चीजें कराई जा सके। ये सारी चीजें हालांकि स्पोर्ट चैनल या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेन चैनल के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये बात बोली गई है, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके लिए यहाँ पर आप लोग क्या करें, बेसिकली अलग अलग टॉपिक हैं जिसमें वुमेन के लिए कोई स्कीम चला रखी है, उसके वेलफेयर के लिए वो बताया जा सकता है। कोई वीकर सेक्शन है जैसे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब, उनसे रिलेटेड कई सारे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बातें बताई जा सकती हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बोला जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट और अपनी कल्चर को प्रोटेक्शन करने के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में बात की जा सकती है। जब मैं यहाँ पर ये आइटम्स पढ़ रहा था तो मुझे मोटे मोटे तौर पर ऐसे ही नजर आ रहा था जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही हो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी लोगों की होती है एक तरीके से कि अच्छा ये चीजें करो, तो वो चीजें झलक यहाँ पर आ रही थी। यानी कि चैनल्स जो भी यहाँ पर है जिनको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर उनको बताया जाए ताकि लोग जो है उसको इंप्लीमेंट कर सके। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थी, उनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया और फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया 1975 से लेके यहाँ पर 1975 से लेके यहाँ पर ये 1977 तक जब इमरजेंसी लगी हुई थी। कौन सी ऐसी कमेटी है जिसके द्वारा ये रिकमेंड की गई और ये हमारे देश में लेकर आई गई, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। नो परमिशन फॉर लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट, यहाँ पर कोई ऐसी परमिशन नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट किया जाए, पता चला क्या बवाल करके चले गए, ठीक है। इंडियन जो यहाँ पर टेलीपोर्ट और इसी के साथ में अपलिंक फॉरेन चैनल यहाँ पर ये बेसिकली किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन और रेशनलाइजेशन की जाएगी स्ट्रक्चर को, गाइडलाइन को। तो थोड़ी सी ये टर्म्स हैं ऐसी, इनको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कम से कम, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो चीजें प्रेजेंट की जाएंगी वो चीजें इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो लोगों के फेवर में रहे और लोग जो है गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें जो गवर्नमेंट जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर करना चाहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझने वाली बात है। इससे बहुत सारे लोगों तक बहुत सारी चीजें पहुंचाई जा सकती है, तो बहुत सारे फायदे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर बोलने की बात की जा रही है। ऐसा अगर कुछ होता है तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सोसाइटी में चेंज नजर आना स्टार्ट हो जाएगा।
तो जब यहाँ पर चीज़ें इस तरीके से चीज़ें चेंज होगी तो फिर आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ उसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, लोग अच्छे डिबेट डिस्कशन करेंगे, अच्छे से लोग चुनेंगे लोगों को, जब उनको लगेगा यार इन चीज़ों में फोकस होना चाहिए, जो भी हमारे जो नेता है जो चुनकर आए, तो ऐसी ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेलीपोर्ट लिखा हुआ है। टेलीपोर्ट एक तरीके से लोगों की मेंटल स्टेटस को चेंज करने वाली बात आप लोग बोल सकते हो, उनकी चीज़ों को सोचने समझने की क्षमता आप लोग बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो भी टीवीज होते हैं। पर लेकिन यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए तो उसको आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा, अभी यहाँ पर एक मतलब पर्टिकुलर एक टीवी एक्ट्रेस है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो बड़े ही गंदे गंदे सीरियल्स बनाती है, ठीक है, एकता कपूर आ गया नाम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो तुम अश्लीलता यहाँ पर परोस रही हो ये टीवी चैनल्स के ऊपर में आज की डेट में, और उन्होंने कई सारी सीरीज बनाई उसमें मतलब अलग लेवल पे ले जा रही है सारी चीज़ों को, तो उसमें यहाँ पर कई सारे लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिखाना क्या चाह रही हो और करना क्या चाह रही हो, तो उसके चलते यहाँ पर इस तरीके के लोगों के ऊपर बेसिकली रोक भी लगनी चाहिए। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि देखिए जब इंसान ना डिसिप्लिन में नहीं होता है ना, तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता हो आप लोगों को नजर आएगा। अगर आप लोग एक डिसिप्लिन सिस्टमेटिक वे में अपने काम को लेकर चल रहे हो, टाइम पर उठ रहे हो, टाइम पर सो रहे हो, सारी चीज़ें टाइम पर लेकर चल रहे हो, तो सारी चीज़ें अच्छी चलेंगी। पर लेकिन अगर आप लोग एक डिसिप्लिन के वे में नहीं चल रहे हो और आप लोगों की जिंदगी इधर उधर चल रही है, तो फिर आप लोग उल्टी सीधी हरकतें भी करेगा, आप लोग का दिमाग आप लोगों को सजेस्ट करेगा। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो चलो क्या करते हैं, टीवी खोल लेते हैं, टीवी नहीं चला तो यूट्यूब खोल लेते हैं, शॉर्ट्स खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील पे बैठ जाते हैं, फेसबुक पर छोटी छोटी वीडियोस देखने में बैठ जाते हैं, और फिर वहां पर चलती रहती हैं और वो स्क्रॉल होते रहते हैं। आप लोगों का दिमाग हमेशा आप लोगों को ऐसे काम बताएगा जो कि उसको एफर्ट ही न डालना पड़े, वो आप लोगों को इस तरीके से घुमाता रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि दिमाग तो खेलना सीख गया है और वो खेलता रहेगा। जब तक आप लोग देखें नहीं बैठकर कि यार ये मेरे साथ खेल रहा है, मुझे पढ़ना था और ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, पिछले आधे घंटे से बोल रहा है कि अभी पढ़ेंगे और ये पढ़ने नहीं दे रहा है, तो दिमाग को ऐसे देखो कि वो तीसरा इंसान है, आप लोगों से बातें कर रहा है और आप लोगों को अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहा है, हमेशा आप लोगों को उसको इग्नोर मार रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि बाहर का इंसान कोई आप लोगों के साथ में खेलेगा, आप लोग उसको पकड़ लोगे आज नहीं तो कल। पर लेकिन अगर आप लोगों का दिमाग आप लोगों के साथ में खेलना स्टार्ट करेगा ना, आप लोग उसको जिंदगी भर नहीं पकड़ पाओगे, बूढ़े हो जाओगे, यहां से निकल जाओगे, पर पता नहीं चलेगा कि बर्बाद कौन करके चला गया। अपने ही अंदर बैठा हुआ दिमाग आप लोगों को बर्बाद करके चला जाता है। और फिर बात करते हैं कि यार उस टाइम पर वो कर लिया होता, वो दिमाग ने करने ही नहीं दिया कैसे कर लेते यार, आप लोगों ने समझा ही नहीं कभी दिमाग को। तो दिमाग को समझो, ये हमेशा आप लोगों को सुबह उठोगे तो बोलेगा मत उठ, सही तो चल रही है जिंदगी, मजे में सोता रहो, रजाई में पड़ा हुआ। शरीर ऐसा है कि आप लोग उसको जैसे चाहें वैसे ढाल सकते हैं, पर लेकिन दिमाग उसको ढलने नहीं देगा, दिमाग हमेशा रोकेगा। क्योंकि जब भी कोई चेंज आएगा तभी भी आप लोगों को पेन होगा, आप लोगों को मॉर्निंग में उठना है, आंखें पेन होगी, सर भारी भारी रहेगा, आप लोग एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है, बॉडी पेन करेगी स्टार्टिंग में, एक हफ्ते तक ऐसा लगेगा यार कहाँ फंस गए आकर। पर लेकिन उसके बाद में जो मजा आना स्टार्ट होगा ना, वो मजा नहीं ले पाते हैं बहुत सारे लोग, उससे पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ही है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, तो उस मजे तक आप लोगों को रुकना पड़ेगा, फिर देखिए कितना सही लगता है जिंदगी जीने में। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोग इनको समझोगे और अपने दिमाग को अपने साथ में खेलने से रोकोगे और सही तरीके से इस्तेमाल करो। यार बहुत प्यारी चीज़ है दिमाग, अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा सकता आपको, तो उसको ढंग से इस्तेमाल करो, उसको आप लोगों को सर पे मत चढ़ाने दो। ठीक है, जीएसटी 3 शब्द का ये ऐसा टैक्स है जिसने स्टार्टिंग से ही बवाल मचा रखा है। यानी कि कभी जीएसटी के बारे में ये बोला गया था कि जीएसटी ये करेगा, जीएसटी वो करेगा, पर लेकिन जीएसटी ने क्या किया और क्या जीएसटी जरूरी था और अभी फिर से जीएसटी न्यूज़ में क्यों आ रखा है, सारी बातें बड़े ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आप लोगों का, एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म देश के अंदर बोला गया, आखिर क्यों, वो भी हम लोग समझेंगे। और अभी रिसेंटली ये जो न्यूज़ में आया है इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोगों को पता होगा मिड नाइट में यहाँ पर जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, उस टाइम पर रात को सेलिब्रेट किया गया जीएसटी डे के रूप में। डेट याद है आप लोगों को, बताओ किस किस को डेट याद है। अभी आप लोगों से मैं बात करता हूँ बेसिकली जीएसटी के बारे में। आप लोगों ने स्टार्टिंग से सोचा था कि देश में ये बातें बार बार बोली जाती रही थी कि यार एक ही टैक्स होगा पूरे देश में, 1 कंट्री 1 टैक्स, ऐसी कुछ बातें निकल कर आ रही थी। पर लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी वो सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो इसके चलते फिर यहाँ पर इसके अंदर में कुछ टैक्स स्ट्रक्चर रख दी गई, यानी कि मल्टी टायर्ड सिस्टम आ गया यहाँ पर एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे थे जिस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया गया, पर उसको भी हम लोगों ने 0 टैक्स बोला। उसके बाद में कुछ आइटम ऐसे थे जिससे 5% का टैक्स लगा दिया, फिर कुछ पर हम लोगों ने 12 का लगा दिया,
कुछ पर हम लोगों ने 18 का लगा दिया, कुछ पर हम लोगों ने 28 का लगा दिया। इस तरीके से चीज़ें चलती रही और कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जिस पे 28 प्लस हो गया, यानी कि कुछ ऐसे लग्जरी आइटम जिनके ऊपर 28 से भी ऊपर जीएसटी यहाँ पर लगा दिया गया। पर जो मेन थे यहाँ पर बेसिकली वो 4 स्लैब रखे गए जिनको 5, 12, 18 और 28 बोला गया। ये स्लैब हमारे देश में क्रिएट कर दिए गए कि हाँ यार इस कैटेगरी में जीएसटी आप लोगों को देना है। मतलब कि ये ऐसे सामान है, मतलब जो भी सामान होंगे अलग अलग कुछ ऐसे होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बात कर रहा है रेफ्रिजरेटर के बारे में, कार के बारे में, ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया। रेफ्रिजरेटर 18 में आ गया और कार जो है 28 में आ गया। कोई बात करें छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो 5% में आ गया। कोई बोल रहा है कि प्रोसेसिंग फूड जैसे कि पैकेजिंग आ गई फूड की, वो उन्होंने 12% में रख दिया। लग्जरी कार हो गई है, कोई BMW लेके घूम रहा है, कोई इससे बड़ी कोई एक तरह मर्सिडीज लेके घूम रहा है, तो उन पे 28 में भी प्लस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आप लोग खुद सोचिए, एक सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे कि मैंने बात की अभी मस्टर्ड ऑयल के बारे में, ठीक है, तो सरसों का तेल, उस पर 5% का अगर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, अगर उसको हम लोग बेसिकली पैक कर कर बेच रहे हैं, और एक साइड में लग्जरी कार है जैसे BMW, उस पर हम लोग 28% का टैक्स लगा रहे हैं। अब भाई साहब दोनों आइटम बिल्कुल अलग अलग है। अब दोनों आइटम पर अगर एक जैसा टैक्स हो जाए तो ये कैसा रहेगा, सुनने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है कि एक इंसान सरसों का तेल तो यार घर में सब यूज़ कर रहे हैं, कोई खाना बनाने के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, ठीक है, पर लेकिन कार जो है इतनी बड़ी कार एक तरीके से वो सब थोड़ा ना यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए लगा कि यार एक टैक्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अलग अलग टैक्स रख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर रख लिया। पर लेकिन जो ये अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर रखा गया, इसके चलते भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलने लगे। कोई बोल रहा था कि यार ये तो 12 में रख दिया, 18 में होना चाहिए था। कोई बोल रहा है ये तो 18 में रख दिया, ये तो 5 वाले में होना चाहिए था। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे इशू आने लगे, क्योंकि बेसिक पर्पज इसका यही था कि कैसे हम लोग को एक सिंगल टैक्स लेकर आना है। तो इसमें बहुत सारे टैक्स जो थे उनको सब्ज्यूम किया गया था, यानी कि इतने सारे टैक्स थे अलग अलग हमारे देश में जिनको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसको लाने का पर्पज क्या था? इसको लाने का पर्पज ये था कि जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, यानी कि जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, और वो सारे यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास में बेसिकली एक तरीके से कुछ ही सिस्टमेटिक वे में ये गवर्नमेंट के पास में पहुंच जाया करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिया, यानी कि यहाँ पर 3 मॉडल का जीएसटी लेकर आया गया। एक मॉडल का जीएसटी तो बोला गया सेंट्रल जीएसटी, जिसमें यहाँ पर जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा। दूसरा बोला गया यहाँ पर स्टेट जीएसटी, जिसमें स्टेट के कंट्रोल में आएगा। और तीसरा बोला गया यहाँ पर ड्यूअल जीएसटी काइंड ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों काम करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया और बोला गया कि इस जीएसटी को लगाने के लिए हमारे देश में एक जीएसटी काउंसिल रहेगी, और वो जीएसटी काउंसिल जो है वो भी यहाँ पर काम करेगी एक सिस्टमेटिक वे में, और उसके जो हेड होंगे वो चेयरमैन जो होंगे उसके, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करेंगे। तो ये जीएसटी के बारे में भी उन्होंने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया, यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। पर अभी ये न्यूज़ में क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन है, जिनका नाम है बिबेक डिब्रोय साहब, उनके द्वारा बोला गया कि यार देश के अंदर ना सिंगल जीएसटी होना चाहिए, यानी कि एक ही टैक्स होना चाहिए यहाँ पर। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, जी हाँ, बहुत सारे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर चलता है, और जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, उसमें बोला भी गया कि हाँ एक ही टैक्स स्ट्रक्चर हम लोग को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं है, पर लेकिन यही है कि कितने लार्ज स्केल पर आप लोग कौन सी चीज़ को कहाँ पर रख सकते हो। क्योंकि 5 वाली अगर 15 हम लोगों ने टैक्स लगा लिया, 20 का लगा लिया हम लोगों ने, कोई 15 है, ठीक है, अगर 5 वाली चीज़ है उस पर 15 लगाना पड़ेगा, और 28 वाली चीज़ है उस पर ही 15 लगाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिस पे 5 लग रहा था उस पर 15 हो गया, कुछ चीज़ ऐसी होंगी इस पर 28 लग रहा था उस पर 15 हो गया। तो कहीं फायदा और कहीं नुकसान होगा। तो अल्टीमेट गोल गवर्नमेंट का क्या रहता है कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक टैक्स जो है वो उनके पास में इकट्ठा हो जाए। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक टैक्स जो है वो उनके पास में नहीं आ पाता है, तो फिर कैसे हमारा सिस्टम चलेगा? हमारे देश में एजुकेशन की पॉलिसी आ रही है, हेल्थ की पॉलिसी आ रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, डैम बांध बनाए जा रहे हैं, या फिर कोई भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम देश के अंदर लाई जा रही है। ये गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के थ्रू, वो टैक्स के थ्रू आप लोगों तक फिर सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंचती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। अभी मैंने आप लोग क्या बताया यहाँ पर, अगर ध्यान से सुना होगा, सेंटर भी टैक्स लगाता है और स्टेट भी टैक्स लगाता है। तो यहाँ पर 3 मॉडल में जीएसटी लेकर आया गया।
इन तीनों मॉडल को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करना है तो सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, यानी कि बिना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के एक साथ में काम किए हुए ये पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम नहीं चलने वाला है। अब आप लोग खुद सोचो, एक वैट जैसे टैक्स जिसको वैल्यू एडिड टैक्स बोलते थे, यानी कि जैसे कि एक आइटम आज बनाना स्टार्ट किया, पहले उस पर टैक्स लगा, फिर उसमें खुद और इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर टैक्स लगा, फिर कुछ और इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर टैक्स लगा। जैसे कि आप लोग आज के दिन में उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको लीजिएगा। गेहूं में से खेत में से गेहूं निकाल कर आए, गेहूं में से खेत निकाल कर खेत में से गेहूं निकाल कर लेकर आए, और जो वो गेहूं है उनको आगे पीस कर हम लोगों ने आटा बना दिया। ठीक है, आटे को पैक कर दिया, उसके ऊपर मान लीजिए पैक्ड जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लग गया। फिर आप लोगों ने क्या किया, उस आटे की आप लोगों ने ब्रेड वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी, उनको बेका, फिर उनके ऊपर टैक्स लग गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं किसी ने उनके पकौड़े बनाकर पैकेट कर उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, तो फिर अलग से। तो इस तरीके से जो जो वैल्यू आप लोग ऐड करते गए उसके ऊपर टैक्स लगता गया, और ये स्टेट का काफी अच्छा टैक्स हुआ करता था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट काफी पैसा कमाया करती थी। पर लेकिन अब क्या किया, अब स्टेट गवर्नमेंट का ये टैक्स भी जो है वो जीएसटी के अंदर डाल दिया गया। अगर ये टैक्स जीएसटी के अंदर डाला गया तो इसका मतलब है कि स्टेट का जो टैक्स हुआ करता था उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो स्टेट ने बोला कि भाई साहब हमारे हाथ में पावर होना चाहिए जीएसटी को लेकर, तो इसीलिए जीएसटी काउंसिल में काफ़ी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, काफ़ी वेटेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। इसमें एक मिनिमम कोरम रखा गया, यानी कि 50% मेंबर जब तक नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर चीज़ें जो हैं जीएसटी काउंसिल की स्टार्ट नहीं होगी, और जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें 3/4 लोग रहने जरूरी हैं। मतलब कहने का क्या हो गया, मान लीजिए 16 लोग हैं टोटल जीएसटी काउंसिल के अंदर में, तो यानी कि आप लोग देखते हैं 3/4 ये इतने लोग बोलेंगे, यानी कि 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि टोटल 16 में से 12 लोग अगर किसी बात को बोलेंगे तो ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उससे पहले उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर पूरा रखा गया। सेंटर जो है उसके पास में जो वोटिंग है काउंसिल के लिए दी गई यहाँ पर 1/3 आप लोग देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी की जो पावर है ये यहाँ पर 3/4 जो है वो आप लोगों को वो एक तरीके से 1/3 यहाँ पर हो गए, 2/3 हो गई, वो पहुंच गई किसके पास में, वो पहुंच गई स्टेट के पास में। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि स्टेट के पास में ज़्यादा पावर दे दी गई यहाँ पर, इसके चलते ताकि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सके जिसको आप लोग संघवाद का ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम आप लोग बोलते हैं। तो ऐसा फेडरल सिस्टम देश के अंदर में इंप्लीमेंट किया गया इस जीएसटी काउंसिल के तहत यहाँ पर। और यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन मैंने अभी बताया फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का बनता है। इसी के साथ में मिनिस्टर और अदर फाइनेंस जो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, इसी के साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस रहते हैं, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर, ये सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरीके से रहते हैं, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में एक काउंसिल बनती है। आप लोगों को मैंने बता रखा है काउंसिल और इसी के साथ में कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। काउंसिल में आप लोगों को इलेक्टेड मेंबर देखने को मिलते हैं, यानी कि चुने हुए लोग वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर काम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उसको काउंसिल बोला जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर ये काउंसिल जो है वो काम करना स्टार्ट करती है, और फिर यहाँ पर ये टैक्स जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो अगर कल को चलकर यहाँ पर ये 4 टैक्स अगर लेकर आते हैं, जैसे मैंने बोला अभी 4 रेट लेकर आते हैं, ये 4 रेट वो हैं वो तभी इंप्लीमेंट होंगे अगर यहाँ पर राज्य जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पर, वो क्या है, अक्सर जीएसटी के अंदर में जो भी डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो काम सारे हो जाते हैं। ऐसा कैसे, क्योंकि यहाँ तो स्टेट भी मिलकर काम करेगा, फिर सेंटर कैसे काम कर लेता है, इसके पीछे थोड़ी टेक्निकलिटीज़ है, थोड़ी क्या मतलब ज़्यादा तो है ही, आराम से समझाऊंगा तो समझ जाओगे। पीछे बेसिकली मुद्दा ये है कि आज की डेट में आप लोगों को पता होगा, अपने देश के मैप के ऊपर अगर आप लोग नजर डालोगे, जहाँ जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर आप लोगों को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंटर में होगी, मतलब जहाँ जहाँ पर भी आप लोगों को एक तरीके से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मैक्सिमम उन्हीं राज्यों में यहाँ पर आप लोगों को आसपास में अगर आप लोग नजर उठाकर देखोगे वही गवर्नमेंट है जो कि सेंटर में गवर्नमेंट है, यानी कि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी चलाती हुई नजर आएगी। जब कांग्रेस पावर में थी उस टाइम पर बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी पावर में है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में अगर ये मुद्दे को आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही स्टेट में गवर्नमेंट है, और इसकी वजह से जीएसटी काउंसिल के अंदर में वही मुद्दा आगे बढ़ता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि स्टेट जो है वो मना तो करेंगे नहीं कि मोदी जी ने बोल दिया ऐसा करेंगे, स्टेट बोले नहीं तुम्हारे नहीं मानेंगे, मोदी आना आना शाम को तुमको बताते हैं अभी, ठीक है तो वाली चीज़ें हैं। तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर ऑल गुड्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक तरह का टैक्स लेकर आते हैं तो उसको देखना होगा कि कैसे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर ये पूरा सजेशन अभी दिया गया है।
कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताऊं जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, और यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ये क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं कि ये अभी लाया और इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये ऐसा बिल है। देखिए इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म, जब बहुत सारे टैक्स इकट्ठे कर कर आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम के अंदर डालते हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो नहीं कहते कि शादी में अक्सर कोई ना कोई रूठ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बोलते हैं ना कि यार सबको खुश करना शादी में पॉसिबल नहीं है। कभी फूफा जी रूठ गए, कभी बुआ जी रूठ गई, ठीक है, कभी मौसी रूठ गई तो वही बातें हैं, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता था। तो इंडियन अगर आप लोग बात करेंगे जीएसटी सिस्टम के अंदर में, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 122वां, ये यहाँ पर बिल लेकर आया गया, ठीक है। आगे चलकर 2016 में इसको अप्रूवल मिला और यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी जो है बेसिक, जो यहाँ पर एक तरीके से इसको जो सिस्टम को स्टैट्यूट के थ्रू यहाँ पर लाया गया राज्यसभा में, और 101वां ये एक्ट बना 2016 में। मतलब क्या है, ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को यहाँ पर यूज हो जाएगा। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने और वहाँ पर ये लिखा हो कि इतने नंबर का बिल है और इतने नंबर का एक्ट है, तो याद रखिएगा बिल की संख्या हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू एक्ट। क्यों? क्योंकि कई सारे बिल जो हैं वो एक्ट नहीं बन पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो बिल ही रह जाते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो एक्ट की संख्या होगी वो कम होगी, यानी कि जब कानून बनते हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, पर लेकिन बिल जो है वो स्टार्टिंग में बेसिकली बिल के तौर पर आते हैं। फिर यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तब जाकर वो आगे चलकर गजट में पब्लिश होकर कानून बनते हैं। तो इसलिए ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बिल की संख्या हमेशा कम होगी, कानून की बिल की संख्या हमेशा ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू जो कानून बन जाता है। मैंने आप लोगों को बताया जैसे सेंट्रल जीएसटी के अंदर में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट के अंदर में जीएसटी, लग्जरी टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी में इंटर स्टेट ट्रेड। तो इससे फायदे ये भी हो गए कि पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के भी कई सारे यानी एक तरीके से टंडेरे जुड़ा करते थे। कोई काम कर रहा है आजकल में राजस्थान के अंदर में, कोई प्रोडक्ट जा रहा है फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में, कोई प्रोडक्ट जा रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में। आप लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। भाई साहब इनके ना वांदे लग जाया करते थे, यहाँ पर पता चला स्टेट के लोकल एरिया में वहाँ पर रुके हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट पास ही नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये सिस्टमेटिक वे में अब चीज़ें इंप्लीमेंट की गई ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसको हम लोग ड्यूअल जीएसटी के तौर पर भी आप लोग बोलते हैं, ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट और यूनियन टैक्स को ताकि मिलकर काम किया जा सके। और एक आर्टिकल यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिकल 246। इसके बारे में याद रखिएगा। आर्टिकल 246A ये यहाँ पर स्टेट को पावर देता है टैक्स लगाने के लिए गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। आप लोगों से पूछ लें यहाँ पर जीएसटी काउंसिल जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है यहाँ पर, तो याद रखिएगा आर्टिकल 279A, यानी कि ये वाला जो आर्टिकल है अनुच्छेद यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करता है। जीएसटी काउंसिल फॉर्म किसके द्वारा की जाती है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की जाती है, जो कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल, और इसी के साथ में फिर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव आप लोग यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये हमारे देश में काम कर रहा है इस तरीके से कि यहाँ पर इसको ढंग से जो है लेकर आगे चला जा सके। पर ऐसा नहीं है यहीं से ही एकदम आ गया, इससे पहले भी यहाँ पर चीज़ें हैं, कहीं से अगर बैकग्राउंड आप लोग जाकर देखोगे तो और भी आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री जो है इसकी नज़र आएगी। मतलब क्या है, यहीं पर ही चीज़ें खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग में 2003 में आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। 2003 में जो है एक कमेटी बनाई गई थी जिसको केलकर टास्क फोर्स बोला करते थे, यानी कि KTF, KGF नहीं KTF आया यहाँ पर, जब हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर आगे चलकर फिर बातें की गई कि हाँ ऐसा करें, कुछ स्टेट रूट है, कुछ मनाए। पहला अटेम्प्ट जो जीएसटी का लाया गया बिल को प्रस्तुत करने का, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर 115वां ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया, ठीक है, 2011 में। पर लेकिन वो जो है पास नहीं हो पाया क्योंकि उसके बाद में जो थे बेसिकली इलेक्शन आ गए 15th लोकसभा के, और उसके चलते फिर वो बिल जो है वो लैप्स हो गया, ठीक है। फिर से इसको अगेन 122वां अमेंडमेंट बिल लाकर इसको स्टार्ट किया गया और फिर यहाँ पर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो याद रखिएगा आज की डेट में 140 से भी ज़्यादा कंट्री ऐसी हैं जो कि जीएसटी को फॉलो करती हैं, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करती हैं। पर लेकिन सबसे पहला देश कौन सा था कि आप लोगों को बताएं, याद रखिएगा फ्रांस था पहला देश जिसने जीएसटी को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया। और हमारे देश में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई को इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं।
आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बताना है जीएसटी के बारे में। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि किस ईयर में हम लोगों ने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताना, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसके बारे में बता पाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। अब जब जीएसटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी, कई सारी चीज़ें बेसिकली ऐसी देखने को मिलती है आखिर क्या इशू हो गया, तो सिग्निफिकेंस क्या है और इसके साथ में इश्यूज क्या हैं। ये जब भी आप लोग जीएसटी के बारे में कुछ लिखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के लिए बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। एक तो पहले इतने सारे टैक्स हुआ करते थे, कम से कम अब 4 रेट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट हो गई। ठीक है, इसी के साथ में टैक्स को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अब जिस तरीके से पहले लोग टैक्स पे नहीं करते थे, तो कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, बहुत सारे लूप होल थे, तो लूप होल यहाँ पर खत्म कर दिए कहीं ना कहीं, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। जो टैक्स इवेजन था इनके एक तरीके से, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कंट्रोल किया गया यहाँ पर। ठीक है, एक सर्टेनिटी टैक्स के अंदर लेकर आएगी कि हाँ यार ऐसा टैक्स होना चाहिए। करप्शन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया, और इसी के साथ में जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी बूस्ट हो गया। पहले उसको ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ किया जाता था, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा करता था। ठीक है, और यहाँ पर टैक्स को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एक स्ट्रीम लाइन में यहाँ पर टैक्स को लेकर आया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन फिर से वही बोलूँगा, वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है और सारी चीज़ें बुरी भी नहीं होती है। ठीक है, इश्यूज हैं अभी भी यहाँ पर, आप लोग कई सारे टैक्स रेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, न्यू सेस यहाँ पर लगा दिया गया, ये तो एक इतना खतरनाक चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप लोग को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जुगाड़ ढूंढ लिया है। अब वो क्या करती है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देती है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टैक्स लगा हुआ है, वो है 18% का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इसके ऊपर हम लोग सेस लगाएंगे। सेस मतलब क्या होता है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स होते हैं। मान लीजिए 18% का टैक्स है, इसके ऊपर 1% का उन्होंने एजुकेशनल सेस लगा दिया। ये एजुकेशनल सेस क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। एजुकेशनल सेस हो गया, इन्वायरमेंट के लिए सेस हो गया, या फिर यहाँ पर किसी और पर्पज के लिए, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम चलानी है उसके लिए सेस लगा दिया, रोड के लिए सेस लगा दिया कि रोड खराब हो रखी है उसके लिए 1% सेस चाहिए। ठीक है, ये सेस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर नहीं करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है बेटा जब तुमको पैसे की जरूरत होती है तुम ऊपर से सेस चिपका देते हो इसके साथ में और अपने पास से पैसा रख लेते हो, और इसका इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है, और हमको जो है उसका शेयर मिलता ही नहीं है। तो यार ये गलत बात है। तो कई जगह ट्रस्ट डेफिशिएट के भी यहाँ पर इशू निकल कर आते हैं, तो इसके ऊपर भी बात की जाती है। इसी के साथ में कुछ ऐसे एरिया जिनके ऊपर दोनों लड़ते रहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, रियल एस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में भी अलग अलग राज्य में जब आप लोग जाओगे इनके रेट आप लोगों को अलग अलग नजर आएंगे, है कि नहीं। आप लोग देखना किसी राज्य में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ लग रहा है, किसी के ऊपर शराब के ऊपर कुछ लग रहा है, तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आज की डेट में कहते हैं कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, उन्हें कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा भैया, तो वाली बात है। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो यहाँ पर सबको एक सिस्टमेटिक वे में लेकर आए। लोग जो है मान लीजिए जा रहे हैं हरियाणा और एक तरीके से दूसरे राज्य के बॉर्डर पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार चल यहाँ से दारू ले लेते हैं, यहाँ सस्ती मिलती है, यहाँ से आप लोग ना एक तरीके से दिल्ली में आ रहे हैं तो यहाँ से बियर ले जाते हैं कैन उठा के, ऐसा कर लेते हैं। देखो शादी में कहते हैं कि चलो यार ऐसा कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि हाँ वहाँ ना सस्ती मिलती है, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी गलत होता है, इनकी कालाबाजारी होना स्टार्ट हो जाती है, और अलग अलग राज्य जो हैं फिर इनको लुभाते भी हैं इलेक्शन के टाइम पर। तो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ये गलत है, यहाँ पर ये एक ही सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों कि एक इंसान जो है बिजली के लिए कुछ और पैसा दे रहा है, दूसरे राज्य का इंसान कुछ और पैसा दे रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं कि यही तो है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पर सब कुछ ठप पड़ा था, भाई सब अल्कोहल शराब की दुकान खोल दी। ठीक है, क्यों? क्योंकि पता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आएगा। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें मजबूरी है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ उठा देती है। पिछली बार कोविड-19 पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिया कि हमारे पास में पैसा नहीं, अब क्या करें। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें ये इशू है। अगर फाइल करना है, अगर मान लीजिए आप जीएसटी फाइल करने लगे, मैं भी जीएसटी फाइल करने लगूँ, आसान नहीं है। बोल तो दिया है कि हाँ सिंपल कर दिए चीज़ें, पर लेकिन आज के डेट में पढ़ा लिखा इंसान को भी सीए से जाकर मिलना पड़ता है जीएसटी को फाइल करने के लिए। तो अगर इतना ही आसान बनाए तो कम से कम एक कॉमन इंसान के लिए बनाओ ना, इतना सिस्टमेटिक वे में उसको आसान कर दो कि कॉमन इंसान भी यहाँ पर उसको लेकर चलने लगे। हायर टैक्स रेट देखने को मिलता है कई सारे, कभी उसको बारे में रख देते हैं। आप लोग इंटरेस्टिंग चीज़ सोचिए, एक दुकान वाला एक प्रोडक्ट बेच रहा है, उस पर पहले 12% का जीएसटी लगा था। ठीक है, वो प्रोडक्ट जो है उस पर अब उन्होंने 18% के स्लैब में पहुंचा दिया कि कल से इस पर 18% लगेगा। मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट ही है, वो मेवा वगैरह का बना हुआ है, शानदार बिस्किट का पैकेट, उस पर पहले 12% जीएसटी लग रहा था, अब उन्होंने 18% लगा दिया।
अब वो भाई साहब दुकान वाला क्या करेगा, 12 की जगह 18 लेना स्टार्ट कर देगा। अब वहां पर प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर, बोले कि नहीं तुमने गलत कर दिया, उन्होंने फिर से उसको 12 में ला दिया। अब लोगों को पता है क्या 12 चल रहा है कि 18 चल रहा है, अब वो फिर से उसको क्या करेगा, वो तो उसको 18 पे बेचता रहेगा। ऐसे बहुत सारी आइटम्स होते हैं जिसके चलते बहुत सारे ऐसे इश्यूज में निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते बोला जा रहा है कि इनके ऊपर काम करना चाहिए, पर लेकिन ये भी सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल पाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यार, जिसको आप लोग समझोगे तो आप लोग ढंग से समझ पाओगे कि कैसे कैसे इनके ऊपर काम करना चाहिए, पर लेकिन ये जो है प्रॉब्लम चलती रहती है। ठीक है, तो इसके ऊपर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझिएगा। आई होप कि इसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को जानने को मिलता रहता है, तो इसलिए इकट्ठा करके सारा इसका पोस्टमार्टम कर दिया। 360 डिग्री एंगल आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे और फिर आंसर राइटिंग के क्वेश्चन, तो टकटकी लगाकर देखना, तभी आप लोग उनके आंसर भी आप लोग अच्छे से समझा पाओगे। यूपीएससी जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगी आप लोगों से, कॉमन सेंस के ऊपर खेलेगी। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही प्यारा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पढ़कर इंसान जो है वो इसका आंसर आसानी से दे सकता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पूछा गया और 3 स्टेटमेंट दी और बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को इसमें से चूज करनी है, यानी कि छटनी करनी है। ठीक है, जैसे नहीं प्रीलिम्स से छटनी करते हैं लोग। जीएसटी के बारे में बोला गया कि ये रिप्लेस करेगा मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज। यहाँ पर एक तरीके से ये जो मल्टीप्लिसिटी है ना, इसको खत्म करेगा और एक सिंगल मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ऐसा किया गया जीएसटी के द्वारा, यस या फिर नो। बोला गया कि ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्च रुपये हो रहा था उसको बिल्कुल खत्म कर देगा बहुत ही शानदार तरीके से। तीसरा बोला गया ये काफी लार्ज स्केल पर ग्रोथ और इकोनॉमी के अंदर में शानदार तरीके से ग्रोथ लेकर आएगा कि चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे नियर फ्यूचर के अंदर में। तीसरा ये बोला गया ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे बड़ी हंसी आई। मैंने कहा जो भी इंसान ये क्वेश्चन बना रहा होगा वो ये देख रहा होगा कि देखो लोग सोचते कैसे हैं। अब आप लोग ये सोचो, कॉमन सेंस से थोड़ा सा, अगर इतना ही खतरनाक टैक्स था ये, तो ये आज तक लाया क्यों नहीं गया, ये इतने दिन तक वेट क्यों किया गया, ये आते ही चाइना को ओवरटेक कर देंगे और भाई साहब करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर इसके अंदर इतना जादू की छड़ी थी तो अब तक तो ये आना था। फिर ये सारी जो है हवा की बातें कर रखी हैं। चीज़ें बढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि इतनी ही बढ़ा देगा, और इसी के साथ में आज चीज़ों इकोनॉमी को आगे लेकर चलेगा पैटर्न पे, ऐसा नहीं कि आते ही चाइना को ओवरटेक कर देगा। तो ये बड़ी बड़ी फेंकी गई है दोनों की दोनों स्टेटमेंट में। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बहुत सारे टैक्स थे अलग अलग, उसमें उसको एक सिस्टमेटिक वे में लाने की कोशिश की गई है ताकि एक सिंगल मार्केट क्रिएट की जा सके। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया। तो कॉमन सेंस एक तरीके से यूज करने की चाहते हैं आप लोगों से एग्जाम के अंदर में। ठीक है, जीएसटी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि ये इंट्रोड्यूस किया गया इन पार्लियामेंट थ्रू द 122 अमेंडमेंट बिल, यानी कि 122वां अमेंडमेंट बिल, 101वां अमेंडमेंट एक्ट, 264वां मेंशन करता है स्टेट की पावर टैक्स लगाने के लिए, और 279A ये यहाँ पर मेंशन करता है जीएसटी काउंसिल के लिए। और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। आप लोग ध्यान से देखिए, अभी मैंने काफ़ी डिटेल में टॉपिक पढ़ा है, कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन क्लियर करना ही बेसिक पर्पज है। अगर आप लोग कन्फ्यूजन क्लियर कर आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं ये आंसर है इसका सी। क्यों? क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, पर यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये मैंने बताया था कि 246, ठीक है, 264 नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, स्टेट को पावर दे रखी है और काउंसिल यहाँ पर ये अलग अलग से क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जा चुके हैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्स के अंदर में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अलग से भी क्वेश्चन पूछे अगर आप लोगों से, जो कि पूछे जा चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर कि स्टेट के अंदर क्या पावर है, यहाँ पर किस आर्टिकल के अंदर है, 246A, 246B, 279A, 279B। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। 246A जो है वो है बेसिकली स्टेट की पावर के बारे में, और 279A है जीएसटी काउंसिल के बारे में। ठीक है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर रहती है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। आगे बात की जा रही है यहाँ पर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल का। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि ईच डिसीजन मस्ट बी अप्रूव बाई 3/4 मेंबर ऑफ द काउंसिल। बोला गया कि मिनिमम 50% क्वेरम होना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आप लोगों को बताना है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि काफ़ी डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, बात करें यहाँ पर आंसर राइटिंग के बारे में, तो बोला गया डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया,
ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजन फॉर डिले इन रोल आउट ऑफ इट्स रिजीम, यानी कि क्यों अब तक ये डिले चल रहा था, इसके बारे में 2013 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, जबकि इंप्लीमेंट बाद में किया गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं राइटिंग में भी। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। जीएसटी के बारे में बात ही नहीं की गई है, बोला गया है एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 100 एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016। आप लोग देखो यहाँ पर, अगर किसी को पता नहीं है कि ये एक तरीके से जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कई सारे बच्चे जो हैं वो घूम जाएंगे, यार ये कौन सा अमेंडमेंट पूछ लिया, और वो भी इकोनॉमी के अंदर आ गया अमेंडमेंट की बातें, ठीक है। तो ये आप लोग उसके देखते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगों को अमेंडमेंट भी याद रहना चाहिए, ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सकें। अगर यहाँ पर कोई ऐसा अमेंडमेंट लिख दिया और आप लोगों को टॉपिक तो पता है, जीएसटी का खूब अच्छे तैयार कर रखा है, उन्होंने तो भाई साहब मजे लेने के मूड में आ गए, डायरेक्ट अमेंडमेंट लिख दिया, जीएसटी का नाम ही नहीं दिया, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। तो जरूरी है इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ कि ये भी होना चाहिए, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट बनाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है। तो चहुमुखी विकास होना चाहिए उस टॉपिक का, तभी आप लोग आंसर दे पाओगे। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया। मैंने कहा था ना, देश का बहुत बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो चेंज हुआ, बात की जा रही है कि यहाँ पर जो ऐसे आप लोगों को बताना है कि ऐसे टैक्स बताना है आप लोगों को यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि सब्स्यूम कर लिए गए जीएसटी के द्वारा, ठीक है। और रेवेन्यू की इंप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर इंपैक्ट क्या पड़ा उसके बारे में बताना है। 2020 में भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जीएसटी का जो सर्विस टैक्स है यहाँ पर कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट लेकर आया गया। कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिली उसके बारे में बात की, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर ये बोला गया था कि जो भी कॉम्पनसेशन स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, अगर उनको कोई कमी हो रही है तो कंपनसेशन देने के लिए भी प्रॉपर एक एक्ट लेकर आया गया, ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। पर कोविड-19 के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिए कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। तो उस टाइम पर काफी एक तरीके से उसके बारे में हाहाकार हुई स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो कई सारे इश्यूज निकल कर आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए, तो अब आप लोग टॉपिक को समझ सकते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक जो है इतने शानदार तरीके से कवर कर दिया कि कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके रिलेटेड। जो भी डाउट होगा वो पूछेगा, और फीडबैक जरूर दे देना अगर टॉपिक कैसा लगा है, ताकि अगर लगा कोई डाउट तो आगे चलकर उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो बेसिक्स क्वेश्चन है सारे, एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल। क्या बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल जो कि आ रहे थे, कहीं जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछ लिया, कहीं किसी के बारे में, तो सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो गया इस पर्टिकुलर सिस्टम के टॉपिक के अंदर में। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा यहाँ पर, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। वैसे यहाँ पर जो नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक नॉर्मल नाम है। वैसे फ्रेंच भाषा में आप लोगों को इसका नाम देखने को मिलेगा, जो फ्रेंच लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MSF बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन सैंस ये फ्रंटियर्स और MSF के नाम से इसको जाना जाता है। पर लेकिन क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज का नाम हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एनजीओ काम कर रही है आज के डेट में, ताकि दुनिया भर के लोग इसको एक सिस्टमेटिक नेम के साथ में जान सकें। तो इंग्लिश का एक नाम इन्होंने दे दिया इसको, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से ही क्वेश्चन था आप लोग का एग्जाम के अंदर में। ये है क्या बेसिकली, पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, फिर न्यूज़ हम लोग समझेंगे। ये एक तरीके की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो काम गवर्नमेंट कर सकती है वही काम जो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर दे बिना गवर्नमेंट से सपोर्ट लिए हुए, उसको हम लोग एनजीओ बोलते हैं। जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में किसी को कुछ काम करना है, छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, और हम लोग एक एनजीओ बनाए और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दें, अपने आपस में ही हम लोग सब पैसे इकट्ठा करें और एसएलवी एनजीओ के नाम से एसएलवी एजुकेशन एनजीओ हम लोग चलाएं, उसमें गवर्नमेंट से कुछ भी सपोर्ट न ले। तो ये क्या हो गया कि अपने ही हिसाब से हम लोगों ने काम किया, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड कराई। सेम पैटर्न ये किस चीज़ में करते हैं? ये बेसिकली हेल्थ के फील्ड में करते हैं। जैसे कि दुनिया भर की बीमारी है आज के डेट में, डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, एड्स की बीमारी हो गई, इसी के साथ में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई। इन सब बीमारियों की दवाई बनाने के लिए इसके द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया जाता है, और इसी के साथ में यहाँ पर ये एक तरीके से अलग अलग देश में लगभग 70 कंट्रीज में मिलकर यहाँ पर इनके पर्सनल हैं, जो कि लोकल डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर दूसरे लोगों के साथ में मिलकर काम करते हैं, जहाँ से इनको लगभग 90% के करीब फंडिंग भी अपनी प्रोवाइड होती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक फंडिंग के ऊपर चलती है और जनता की हेल्थ के ऊपर फोकस देती है। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी ये न्यूज़ में क्यों आ गई है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ।
हमारी कंट्री ने यूके के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जिसको इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला गया है। तो हमारा देश आप लोगों को पता होगा इस चीज़ से जाना जाता है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें कि हम लोग जो मेडिसिन सप्लाई करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत बड़ा उसमें एरिया ये रहता है कि उसमें जेनरिक दवाई रहती है। जेनरिक दवाई यानी कि वो दवाई जो नॉर्मली एक ब्रांड के द्वारा बनाई जाती थी अब तक, पर उस ब्रांड के द्वारा तो बेसिकली उसका पेटेंट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब नॉर्मल इंसान भी उस दवाई को बना पा रहे हैं, नॉर्मल कंपनी भी उसको बना पा रही है जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया है। तो अगर कोई एक स्टैंडर्ड कंपनी, ब्रांडेड कंपनी उस दवाई को 50,000 रुपए की बेच रही है तो ये जेनरिक दवाई आप लोगों को लगभग 500 रुपए की मिल जाएगी। तो ये फायदा होता है। बोला ये जा रहा है कि जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा कि अगर ये एग्रीमेंट आगे बढ़ता है इसी तरीके से तो आने वाले टाइम पर ग्लोबल सप्लाई जो है वो हर्ट होगी जेनरिक मेडिसिन की, ये बात इनके द्वारा बोली गई है। यानी कि वो दवाइयां जो कि लोगों को कम दाम पर मिलती है ब्रांड नेम के साथ में, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी यहाँ पर इस एग्रीमेंट के साइन किए जाने से। आप लोगों को पता होगा जो WHO इनके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में जब दवाई सप्लाई करता है किसी भी बीमारी को लेकर तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है उसके अंदर में। तो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डर लगा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए इस डील के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जो यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में, यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में मैंने आप लोगों को भी बताया, जहां पर भी जैसे पेंडेमिक आ गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिजास्टर हो गया, कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी तो वहां पर ये खड़े हुए नजर आएंगे। बनाई गई थी फ्रांस यानी कि पेरिस के अंदर 1971 में। इतनी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको नोबेल पीस प्राइज मिला 1999 में, जो इसके द्वारा अलग अलग रीजन में जाकर लोगों की हेल्प कर कर जो काम किए गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जैसा मैंने बोला कि यहां से क्वेश्चन भी बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट एनजीओ है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। पीछे अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे यूपीएससी के, तो ग्रीन पीस जो कि एक पर्टिकुलर जो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहां पर बन चुका है। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जब न्यूज में होती है तो यहां से क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए कि किस लिए ये टॉपिक न्यूज में है और पूरा इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, कहां पर लोकेटेड है, क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। आज की डेट में इसके हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन बताता है। ओके, इस आर्टिकल से पहले मैं आप लोगों को लेकर चलूंगा नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, और नॉर्थ ईस्ट के एरिया में एक पर्टिकुलर राज्य है जिसका नाम है नागालैंड। नागालैंड अगर आप लोग मैप में ध्यान से देखेंगे तो ये यहां पर नजर आएगा, जो कि ऊपर अरुणाचल प्रदेश को टच करता है, नीचे मणिपुर को और साइड में आसाम को। इंटरनेशनल लेवल पर ये म्यांमार यानी कि बर्मा को भी टच करता हुआ नजर आता है। आखिर क्यों इसके बारे में मैं डिस्कस कर रहा हूं, लोकेशन समझ में आ गई। अब बात करते हैं टॉपिक के बारे में। कोहिमा जो कि नागालैंड की कैपिटल है, वहां पर एक वॉर सेमेट्री बना हुआ है जो कि कब्रिस्तान बोलते हैं, यानी कि जिन लोगों ने शहादत यहाँ पर दी थी वॉर के टाइम पर। और ये जो वॉर थी यहाँ पर बेसिकली आप लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर के बारे में बात की जा रही है, और वर्ल्ड वॉर भी फर्स्ट नहीं, वर्ल्ड वॉर जो कि सेकंड वाली थी। तो ये वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो लोगों की यहाँ पर जान गई है उन लोगों से रिलेटेड यहाँ पर कब्रिस्तान बना हुआ है, और इस कब्रिस्तान से रिलेटेड है ये न्यूज। वर्ल्ड वॉर 2 का अगर ड्यूरेशन कोई आप लोगों से पूछे तो ये आप लोग याद रखिएगा 1939 से लेकर स्टार्ट हुई थी और ये चली थी 1945 तक का। ठीक है, आप लोगों को ये बताना है जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी कि जो विश्व युद्ध प्रथम था उसका ड्यूरेशन क्या है, यानी कि कब से कब तक चला था। अब तब तक मैं आप लोगों को ये न्यूज़ बताता हूँ आखिर ये जो न्यूज़ है क्यों यहाँ पर अभी पब्लिक में आप लोगों को देखने को मिल रही है, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, इंडिया के प्रेसिडेंट के द्वारा अभी विजिट किया गया नागालैंड के अंदर, जो बेसिकली कोहिमा वर्ल्ड वॉर सेकंड जो यहाँ पर सेमेट्री थी इसमें, और उनके द्वारा यहाँ पर कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन जो है उसके बारे में मेंशन किया गया। यानी कि एक ऐसा कमीशन बना हुआ है यहाँ पर जिसका नाम है कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन। तो ये जो कमीशन है यहाँ पर, ये कमीशन बेसिकली इसीलिए बनाया गया ताकि इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखा जा सके कि जिन लोगों ने अपनी शहादत दी है यहाँ पर उन लोगों के बारे में लोगों को पता रहे कि हाँ इन लोगों ने अपनी शहादत दी है, और लोग उनको रिकॉग्नाइज कर सकें, यानी कि उनकी शहादत जो है वो व्यर्थ न जाए। ये जो कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कमीशन है जिसको शॉर्ट फॉर्म में CWGC बोलते हैं हम लोग, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि अलग अलग कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा मिलकर ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है, जिसमें 6 मेंबर हैं। तो जिसमें 6 मेंबर में यूके तो नॉर्मल सी बात है होगा क्योंकि इसने ही दुनिया के ऊपर रूल किया है।
दूसरे नंबर पर कनाडा होगा, तीसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया, चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड, पांचवें नंबर पर इंडिया और छठे नंबर पर है साउथ अफ्रीका। ये इंश्योर करने के लिए कि जो भी मैन और वुमेन की एक तरीके से जान गई है उनको कोई भूले ना, उनको याद रखा जा सके। तो इसीलिए यहां पर ये जो है कोहिमा वॉर जो सेमेट्री है ये न्यूज में है। तो आप लोगों से अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोगों को इसके बारे में याद रखना है। अब कोहिमा के अंदर में जहां पर ये पर्टिकुलर बैटल ग्राउंड था उसका नाम भी आप लोगों से अगर पूछा जाए तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि गैरिसन जो हिल है वहां पर आप लोगों को ये बैटल ग्राउंड देखने को मिला था। तो गैरिसन हिल वाला रीजन है जहां पर ये बैटल ग्राउंड है और जहां पर ये बेसिकली एक तरीके से कब्र या फिर कब्रिस्तान बोल सकते हैं आप लोग। यहां पर इस कब्रिस्तान के अंदर में 1420 के करीब जो हैं आप लोगों को यहां पर कब्रें मिल जाएंगी जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की हैं, जो उस टाइम पर जो सोल्जर्स यानी कि जो सिपाही थे उनके द्वारा अपनी शहादत दी गई थी। तो उसमें हमारी कंट्री के जो प्रेसिडेंट जी हैं उनके द्वारा विजिट किया गया, इसकी वजह से ये न्यूज में है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक मैप बेस्ड क्वेश्चन भी बन जाएगा कि गैरिसन हिल कहां पर है, ये कमीशन में कौन कौन मेंबर है, किस लिए कमीशन बनाया गया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के साथ में कनेक्टेड है, फिर वर्ल्ड वॉर सेकंड के साथ में कनेक्टेड है। इस तरीके तमाम क्वेश्चन जो वनडे टाइप के एग्जाम में भी आप लोगों से अक्सर पूछे आते हैं, तो ये पूरा टॉपिक उससे रिलेटेड है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कंफ्यूजन होगा तो बताना, उसको दूर किया जाएगा। ये एक ऐसा पोर्शन है यार जो खासकर आप लोगों से कल्चर के अंदर में पूछा जाता है, डांस वगैरह जो भी होते हैं किस पर्टिकुलर एरिया में, जो फोक डांस यानी कि जो लोकल डांस होते हैं उसके बारे में, या फिर कोई त्यौहार होता है लोकल एरिया में उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ लंबाड़ी डांस के बारे में। यहाँ पर आप लोगों से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप लोगों को कैसे कंफ्यूजन में डाला जा सकता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ये जो पर्टिकुलर डांस है ये एक ट्राइबल कम्युनिटी का डांस है, जो कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर खासकर सेमी नोमेडिक यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती हैं वो वाले आदिवासी लोग, उनका ये डांस है। और ये रिसेंटली अभी आप लोगों को रायपुर में जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल हुआ वहां पर आप लोगों को देखने को मिला कि लंबाड़ी डांस जो है वो परफॉर्म किया गया। मतलब कि जो रायपुर यानी कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को रायपुर लोकेशन देखने को मिलती है वहां पर नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल हुआ। एक क्वेश्चन तो यही आप लोगों का बन सकता है, और वहां पर लंबाड़ी डांस जो है वो परफॉर्म किया गया। अब लंबाड़ी डांस ये आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कहां से निकल कर आया। अगर ओरिजिनेट देखोगे आप लोग इसका, यानी कि ओरिजिन कहां से हुआ, यानी कि ये जो डांस है कहां से बेसिकली पैदा हुआ, तो ये पैदा हुआ आंध्र प्रदेश से। पर लेकिन आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश जो है वो सेपरेट हो गया तेलंगाना से 2014 में। तो आप लोग इसको दोनों जगह का नाम दे सकते हो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसलिए यहां पर आप लोग दोनों का नाम बोल सकते हो। जो यहाँ पर ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो ये डांस करती है इनको आप लोग कई नाम से पुकारते हो। इनको लंबाडीज भी बोला जाता है, इनको आप लोग बंजारा भी बोलते हो, और इनको आप लोग यहाँ पर सेंगलीज भी बोलते हो। तो ये तीनों के तीनों नाम जो हैं वो इस कम्युनिटी के देखने को मिलते हैं। ये फेस्टिवल त्योहार जो हैं वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं अगर परफॉर्म किया जाए तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये गोड फॉर द गुड हार्वेस्ट, यानी कि जब आप लोग फसल लगाते हो, फसल लगाने के बाद में जब आप लोग अपनी फसल की खेतों में से कटाई करते हो, तो जो फसल में से जो फसल की जो कटाई करते हो तो ये उसके लिए एक भगवान माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है कि वो जो फसल हमारी हुई है वो फसल अच्छी हो। तो उसको एक तरीके से श्रद्धा एक तरीके से अर्पित की जाती है भगवान के लिए। डांस किया जाता है यहाँ पर एक तरीके से हार्वेस्टिंग या फिर प्लांटिंग या फिर जो बीज लगाना होता है उसको लेकर, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है। तो इसलिए अगर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए आप लोगों से तो ये सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग वहां पर यूज भी कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो इस फेस्टिवल का 3rd एडिशन यानी कि तीसरा संस्करण आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में जो स्टेट फाउंडेशन डे के इवेंट पे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वैसे आप लोगों को पता है कि मेजर जो भी कई सारे जो लोकल डांस हैं ट्राइबल कम्युनिटी के वो अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि गोवा में फगदुई आप लोग बोलते हैं, गुजरात में गरबा आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हरियाणा में रास लीला आप लोग यहाँ पर बोलते हो। नागालैंड में जाओगे तो यहाँ पर चेंगलो के नाम से आप लोगों को डांस देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं एटलीस्ट उसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताना कोई डाउट हो तो अगर टॉपिक के अंदर। एक और इंटरेस्टिंग फेस्टिवल आप लोगों को मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर न्यूज़ में था। ये है वंगला फेस्टिवल। कहाँ पर? त्रिपुरा मेघालय के अंदर में। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेघालय की तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है मेघालय, जो कि अकेला राज्य टच करता है इसको, आसाम।
बाकी दूसरी साइड में आप लोगों को बांग्लादेश टच करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से रिलेटेड आप लोगों को ये पर्टिकुलर फेस्टिवल देखने को मिलेगा, यानी कि अगेन नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ये फेस्टिवल है जिसका नाम है वंगला फेस्टिवल। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ये फेस्टिवल जो है यहाँ पर आप लोगों को ये जो ड्रम्स देखने को मिल रहे हैं, इनके जो ढोल टाइप में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसके नाम से यहाँ पर इस फेस्टिवल को 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी बोलते हैं। यानी कि ये जो ढोल है यहाँ पर, ये 100 ड्रम फेस्टिवल इसकी वजह से यहाँ पर बुलाता है क्योंकि मोस्ट पॉपुलर है ये गायरो, जो कि पर्टिकुलर एरिया मेघालय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, खासी गायरो जैंतिया जो हिल एरिया है वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। तो गायरो जो बेसिकली फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें इस तरीके 100 के करीब जो हैं वो ड्रम बजाए जाते हैं। ये फेस्टिवल भी एक तरीका ऐसा फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्टिंग सीजन के लिए है, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसका नाम रखा गया है सलजोंग, SALJONG। सलजोंग क्या है मतलब, यानी कि सन गॉड ऑफ हार्वेस्ट या फिर फर्टिलिटी, यानी कि जो पैदावार होती है उससे रिलेटेड जो गॉड है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और ये पर्टिकुलर सेलिब्रेशन जो है ये जब कोई हार्वेस्टिंग पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि जब कटाई हो जाती है फसल की, तो उस टाइम पर ये एक तरीके से एक इंजॉयमेंट का तरीका है, खासकर अपनी जो भी अच्छी फसल हुई है उसको इंजॉय करने का। इसके अंदर में कई सारे कंपटीशन रखे जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आसपास में जो कोई मेला होता है, आप लोग मेले में जाते हैं तो वहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे झूले रहते हैं, कई सारे एक तरीके नाटक वगैरह जो नाटक जो चलाए जाते हैं, कठपुतली के डांस वगैरह। तो ऐसे ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो गेम है जिसका नाम आप लोग याद रखते हैं, जैसे यहाँ पर नाम हो गया बुधुसाला, ठीक है। तो बुधुसाला अगर पूछे क्या है यहाँ पर, तो बुधुसाला है यहाँ पर टग ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये बुधुसाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से रस्सा खींचने वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने आता है रोलंग दी, ठीक है। तो ये आप लोगों को नजर आएगा, स्टोन को एक जैसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है। तो ये रोंग दी या फिर यहाँ पर ये स्टोन शिफ्टिंग भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जो ड्रम बनाए जाते हैं या वुमेन जो है इस तरीके फॉर्मेशन करती है, तो जो यहाँ पर सलजोंग जो कि सन ऑफ जो एक तरीके से सन गॉड ऑफ हार्वेस्टिंग या फिर फर्टिलिटी है, उसको एक तरीके से खुश करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें की जाती हैं। तो दोनों के दोनों फेस्टिवल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आप लोगों से पूछे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है जो भी बताए हैं, और हिंदी में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों फेस्टिवल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला हम लोगों ने देखा यहाँ पर लंबाड़ी डांस, और दूसरा यहाँ पर देखा बेसिकली ये इंटरेस्टिंग है जो कि है वंगला नृत्य, ठीक है, या फिर वंगला डांस। ओके दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने कई सारे ऐसे केस सुने होंगे कि हमारे देश में से जो तस्वीर यानी कि जो स्टैचू है वो चुरा कर ले गई ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके या फिर यूएसए, और वहाँ से हम लोग इनको वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये इनको आप लोग एंटीक पीस नॉर्मली बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल अपने ही आप में यूनिक चीज़ जो कि हमारी देश की हिस्ट्री या फिर कल्चर के साथ में कनेक्टेड है। तो इनका एक ड्यूरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है कि किन को हम लोग एंटीक पीस बोलेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, टोटल नंबर ऑफ जो ये स्टेचू है वो जो तमिलनाडु से चुराई गई हैं लगभग 1200 के करीब हैं। अगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अभी यहाँ से कितने लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा चीज़ें चुराई गई हैं। बहुत सारी तो ऐसी हैं जो कि आज तक ट्रेस भी नहीं की जा रही हैं, कहाँ पर ले जाकर बेच दी गई हैं, और अलग अलग टेम्पल से अलग अलग एरिया से लगभग यहाँ पर 11,500 के करीब जो हैं लगभग 36,595 के अंडर जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलग अलग रीजन से यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं चुराई गई हैं और कहीं ना कहीं पहुँची हैं। अभी इसी के रिलेटेड यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है जो कि हमारे देश में एक कानून भी है इससे रिलेटेड, और इसके ऊपर आप लोगों ने साउथ इंडिया की एक मूवी भी देखी होगी, और उसी मूवी के ऊपर बॉलीवुड ने भी एक मूवी बनाई है। मूवी का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर उसमें जो अरशद वारसी है यहाँ पर जो नेता रहता है, और वो बेसिकली एक तरीके से चोरी करके मूर्तियों का व्यापार करता है, उस तरीके से वो कुछ एक मूवी है, ठीक है। मूवी का नाम याद आए तो आप लोग बताना। तो बात की जा रही है यहाँ पर जो एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट है हमारे देश में, जिसको आटा 1972 बोला गया है, यानी कि 1972 में हमारी सरकार को भी ये समझ में आ गया कि यार ये हरकतें बहुत बढ़ेंगी, तो इसको कैसे टैकल करना है, तो वो एक प्रॉपर कानून लेकर इसके ऊपर आ गई। अभी यहाँ पर ये एक न्यूज़ में किस लिए है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में एक इंसान जाता है अपनी पिटीशन लेकर और बोलता है कि जो भी एंटीक्स जो हैं जो 100 साल से पुरानी, यानी कि मटेरियल अराउंड 100 ईयर और ओल्डर, नोट एन एंटीक, यानी कि वो एंटीक नहीं होगा, उसने ये बोला पिटिशनर ने। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, उसकी पिटिशन जो है वो कैंसिल कर दी गई और बोला ये सही नहीं है। यहाँ पर
जो एक्ट है वो यहाँ पर इसको रेगुलेट करता है, ताकि कोई भी ऐसी हमारे देश के अंदर से कोई ऐसा पीस है, कोई ऐसी एक कल्चर से रिलेटेड जो हमारी चीज़ें हैं उनको चोरी न किया जा सके, स्मगलिंग न की जा सके उनकी, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर बात करें, ये कवर करता है अपने अंदर कोई भी ऐसा एंटीक जो कि एग्जिस्ट करता है फॉर नॉट लेस देन 100 ईयर, इंक्लूडिंग स्कल्पचर जो होते हैं, स्टोन होते हैं, टेराकोटा मटेरियल, आइवरी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। या फिर जो पेंटिंग्स होती हैं, वुड्स, क्लोथ्स, या फिर जो स्किन होती हैं, ये भी आप लोगों को इसके अंदर नजर आएंगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो ये हरकतें चलती हैं इनको रोकने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि हमारी कल्चर का जो भी पार्ट है वो हमारे देश के अंदर में रहे, और हमारी कंट्री के अंदर में जो भी म्यूजियम है, जिनको आप लोग संग्रहालय भी बेसिकली बोलते हैं, उसके अंदर में ये चीज़ें रखी रहें और आने वाली जनरेशन भी इनके बारे में पढ़े जाने कि ऐसी चीज़ें भी हमारे देश में देखने को मिलती हैं। तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन। दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड न्यूज़ भी हो गई, एक पर्टिकुलर कानून भी हो गया, और क्या क्या इसके बारे में सिचुएशन है, कंडीशन है, वो भी हो गई। कई सारी मूवीज़ होती हैं यार, उनको देखा करो, आप लोग एग्जैक्ट सिचुएशन समझ पाते हो कि ये रियलिटी में क्या है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बताता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें देश के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर पिक्चर आप लोगों को दिख रही है स्किन के ऊपर, आप लोगों को बताना है ये किससे रिलेटेड है। यूपीएससी इससे रिलेटेड आप लोगों से एमसीक्यू का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है। देखता हूं कौन कौन बताता है। अगर पुराने क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा। नेशनल लेवल की ये वनडे टाइप न्यूज़ है आप लोगों के सामने, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है हमारे देश में अभी एक रिजर्वेशन दिया जाता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। हालांकि रिजर्वेशन हमारे जो देश में संविधान निर्माता थे उनका ये टारगेट था कि रिजर्वेशन लंबे समय तक न चले, पर आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट भी हम लोगों ने कर ली और अब भी रिजर्वेशन देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि हमारी कंट्री में जो प्रोग्रेस होनी चाहिए थी पॉलिटिकल सिस्टम के द्वारा, लोगों के लिए जो काम किया जाना था वो अप टू द मार्क नहीं हुआ, इसलिए आज भी रिजर्वेशन चला हुआ आ रहा है। आज भी हमारे देश में कई सारे सेक्शन ऐसे हैं जो कि बहुत ही पिछड़े हुए लेवल पर हैं। तो इसीलिए यहाँ पर 10% रिजर्वेशन एक ऐसे सेक्शन के लिए जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, 3:2 वर्डिक्ट से दिया गया, यानी कि 5 जज की बेंच बैठी। 2 ने ये बोला कि ये रिजर्वेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन कर रहे हैं, 3 जज ने बोला कि नहीं सही है। इसलिए यहाँ पर 5 जजों में से 3 ने फेवर कर दिया, तो मेजोरिटी ने बोला कि ये सही है, इसीलिए डिसीजन आ गया, यहाँ पर 10% रिजर्वेशन को वैलिड करार दे दिया गया। ये इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों से डिस्कस भी की थी मैंने। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट कर दिए गए हैं, बेसिकली अग्निवीर वायु। इसके सामने अग्निवीर जो है वो आर्मी के लिए है, अग्निवीर के सामने वायु लगा दिया, तो ये अब यहाँ पर एयरफोर्स के लिए आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो इसको रजिस्टर कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर कई बार बुक्स के बारे में आप लोगों से पूछ लिया जाते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही ये न्यूज़ है। देखिए बुक्स आप लोगों को कौन सी कवर करनी है, या तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, या फिर उन बुक्स को जो है वो अवार्ड मिल चुके हैं, या बुक्स जो हैं वो किसी रीजन की वजह से कंट्रोवर्सी में आ गई हैं, किसी ऐसे इंसान से रिलेटेड है जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी बन गई है, तो वो किताबें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ये जो यहाँ पर राजीव चंद्रशेखर हैं उनके द्वारा 2 किताबें रिलीज की गई, जिससे चलते हैं यहाँ पर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड ये किताबें हैं। एक तो है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ठीक है, तो यहाँ पर ये किताब लिखी गई है, दुबई में इनको अनवील किया गया। दूसरा है हार्ट फेल्ट द लेगेसी ऑफ फेथ, तो दूसरा ये आप लोग यहाँ पर बुक देखने को मिलेगी। यानी कि 2 किताबें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से रिलेटेड यहाँ पर ये लिखी गई हैं, जिससे चलते यहाँ पर ये न्यूज़ में है, तो इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है यहाँ पर, यंग रिसर्चर, यानी कि ऐसे रिसर्चर जो कि यूथ हैं, तो उससे रिलेटेड एक वीक सेलिब्रेट किया जाता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है किस देश के साथ में मिलकर ये वीक हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। ये 7 से लेके 10 नवंबर तक आप लोगों को ये वीक देखने को मिला 2022 में। इसमें इंडिया और इसी के साथ में जर्मन, यानी कि इंडो और जर्मन के जो यंग रिसर्चर हैं उनसे रिलेटेड यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिली। तो ये काफ़ी एक बेसिक चीज़ें हैं जो याद रख सकते हैं। देश की प्रेसिडेंट कौन है आप लोगों को बताइए, ये बताइए कौन से नंबर की प्रेसिडेंट है जो प्रेजेंट देश की प्रेसिडेंट है। उनके द्वारा नेशनल फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2021 जो है, जो नर्सिंग प्रोफेशनल के लिए यहाँ पर दिया गया, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर ये न्यूज़ है। अगर कभी टाइम मिले तो यहाँ पर इनके बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़िएगा, आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आखिर नर्सिंग के फील्ड में इनके नाम से ये अवार्ड क्यों दिया जाता है, इसके पीछे एक बड़ी ही बेहतरीन सी स्टोरी है। एक लड़की जो कि कुछ करना चाहती है लाइफ में, कितना स्ट्रगल उसने किया अपनी उस ड्रीम को फॉलो करने के लिए, एक उसकी स्टोरी है, जाकर देखेगा अगर आप लोगों को टाइम मिले कभी। कई सारी वीडियोस आप लोगों को यूट्यूब पर मिल जाएगी इससे रिलेटेड, तो आप लोग देख सकते हैं। इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन है, एनर्जी से रिलेटेड भी आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर बोला गया बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है 2025 से 26 तक यहाँ पर बेसिकली चलता हुआ आप लोगों को नजर आएगा।
यानी कि बात की जाए तो यहाँ पर अक्षय ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी जो होता है बेसिकली। यहाँ पर इंपॉर्टेंट मुद्दा क्या है, ये जो प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 2 जोन में आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, इनकी 2 फेज में देखने को मिलेगा। 2021-22 में ये प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया और ये चलने वाला है बेसिकली 2025-26 तक का। तो इसके लिए लगभग 800 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे यहाँ पर दिए जा रहे हैं ताकि सिस्टमेटिक वे में इसको इंप्लीमेंट किया जा सके। तो हमारे देश में नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम जो है उसमें कई सारी छोटी छोटी स्कीम भी रहेंगी कि वेस्टेज को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी एनर्जी को क्रिएट करने के लिए, किस तरीके से बायो सीएनजी हम लोग लेकर आ सकते हैं, और भी कई सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिसमें मिलकर काम किया जाएगा अच्छे लेवल पर, ताकि देश में हम लोग कार्बन एमिशन को भी यहाँ पर कम कर सकें। वो भी एक चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो उसके चलते एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आप लोगों के लिए यहाँ पर है, ठीक है। नितिन गडकरी जी जो कि रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा फाउंडेशन स्टोन रखा गया 8 नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का, जो कि लगभग 4054 करोड़ रुपए आप लोगों को देखने को मिलेगा जबलपुर मध्य प्रदेश के अंदर में। तो ये भी एक न्यूज़ है छोटी सी, अगर आप लोग एमपी से आते हैं। वैसे अभी कई सारी न्यूज़ ये निकल कर आ रही है, कई सारे हाईवे जो बनाए जा रहे हैं वहाँ पर काफ़ी एक बुरी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है, उसमें करप्शन हो रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कई सारी चीज़ें न्यूज़ में भी है। उसके लिए अभी नितिन गडकरी जी ने पब्लिकली आकर माफ़ी भी मांगी थी कि यार ये गड़बड़ देखने को मिली, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज़ है, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। वर्ल्ड लेवल पर कुछ छोटी छोटी न्यूज़ है, जैसे कि पिछले 8 साल जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा गर्म नजर आए यहाँ पर। बेसिकली 2015 के साथ में अगर कंपेयर करें तो बोला जा रहा है कि लास्ट 8 ईयर हैड बीन होटर देन एनी ईयर प्रियर टू 2015। तो यहाँ पर ये कौन बोल रहा है, ये वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग WMO बोलते हो। जैसे WMO आप लोग यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नजर आती है, सेम पैटर्न में हमारे देश में है इंडियन मेट्रोलॉजिकल, एक तरीके से IMA जिसको आप लोग बोलते हैं, ठीक है। तो उसी पैटर्न में आप लोगों को हमारे लोकल एरिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, IMD सॉरी, ठीक है। तो उसके बारे में भी आप लोग याद रखते हैं, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा और यहाँ पर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए बन सकती है। अभी एक पैसेंजर प्लेन जो है वो क्रैश हो गया लेक विक्टोरिया के अंदर में, लगभग 19 लोगों की जान चली गई यहाँ पर, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आया है। लेक विक्टोरिया की लोकेशन आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा सकती है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आप लोगों का बन सकता है। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के सामने है यहाँ पर लेक विक्टोरिया की लोकेशन आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि एक तो न्यूज में आ गया है और दूसरा इसके आसपास में कौन कौन सी कंट्री हैं ये भी आप लोगों को हल्का सा आइडियाज के बारे में रख सकते हैं। जैसे कि जो लेक विक्टोरिया है, एक साइड में कीनिया देखने को मिल रहा है, एक साइड में तंजानिया और एक साइड में युगांडा, यानी कि 3 कंट्री का जो ट्राई जंक्शन है वहां पर आप लोगों को लेक विक्टोरिया जो है उसकी लोकेशन देखने को मिलती है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन सकता है, क्योंकि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर। डेनमार्क जो होल्गर है उनके द्वारा बेसिकली पेरिस मास्टर टेनिस जीत लिया गया है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इंडिया में जो इंडियन मिक्स डबल में पार्टिसिपेट कर रहे थे यहाँ पर स्लोवेनिया के अंदर में, तो यहाँ पर वर्ल्ड टेनिस जो यहाँ पर वर्ल्ड टेबल टेनिस जो टूर्नामेंट चल रही थी, इसमें हमारे देश के जिनके नाम आप लोग थोड़ा याद रखते हैं, क्योंकि कई बार प्लेयर के नाम भी आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो इसलिए हल्का सा आइडिया आप लोग इनके बारे में रख सकते हैं, क्योंकि जब आप लोगों से मैच करने के लिए आता है ना कि पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बारे में बताए, तो इसलिए याद रखिएगा, ठीक है। तो जी जो बेसिकली साथियान और इसी के साथ में जो मनिका बत्रा है वो फाइनल में लूज कर गए। तो सोचो फाइनल में पहुंचकर बेसिकली हार जाने, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग फाइनल मेरिट में पहुंचो और वहां पर आप लोगों का नाम ना हो, प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू को क्लियर करते हुए आगे बढ़ो और फाइनल मेरिट में आप लोगों का नाम ना आए, तो बिल्कुल वही वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। तो अपने ही आप में काफी दुखद ये फीलिंग होती है अगर इसके बारे में फील किया जाए। तो आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आने वाले हैं, इनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। देखता हूं सही आंसर इसका कौन देता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसका आंसर दोगे। ये पर्टिकुलर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर में। बोला गया कि व्हाट वाज इंट्रोड्यूस इन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है। आप लोगों को बताना है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल बैकवर्ड कमीशन को, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, या फिर GST यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया। सही आंसर क्या है, A, B, C, F, D, ये आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई कि ओनली इंडियन कंपनी कौन सी है टॉप 100 रैंक में, जो फोरबेस के द्वारा यहां पर लिस्ट तैयार की गई है, जो कि बता रही है कि वर्ल्ड में बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग है किसकी, टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस, आदित्य बिरला या फिर HDFC बैंक की। तो सही आंसर क्या है, A, B, C, F, D आप लोग आंसर देना है।
कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि सीओपी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है? ये सही आंसर आप लोगों को बताना है। और ये तो इतनी बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, मुझे लगता है कि नींद में, सपने में, सोते सोते भी इसका आंसर दे सकते हो, बड़बड़ाते हुए। मैंने कहते कि नींद में बड़बड़ा रहा है तो क्या कर रहा है भाई साहब, क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर दे रहा है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये अभी कहां पर देखने को मिल रहा है, इसकी पर्टिकुलर सिटी का नाम भी आप लोगों को बताना है। यूएई, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील? सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। ये ऑब्जर्व किया गया बर्थ एनिवर्सरी किस पर्टिकुलर लीडर से रिलेटेड है, यहां पर ये बताना है। भीमराव अंबेडकर जी, बिरसा मुंडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी के साथ में यहां पर आयान कली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अंबेडकर जी, चाहे बिरसा मुंडा जी, वल्लभ पटेल जी या फिर आयान कली जी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, ए, बी, सी, एफ, डी, वो आप लोगों को बताना है। वैसे जनजातीय यानी कि आदिवासी कम्युनिटी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो बड़ी आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए हुए। सी सेट का एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वीडियो को पॉज कर आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को बताना है कि सही आंसर यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो देखता हूं कौन यहां पर सही आंसर देता है। तब तक आप लोग को मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर कवर करा देता हूं, उसके बाद में फिर हम लोग यहां पर इनके आंसर देखेंगे और फिर हम लोग डिटेल में वोकैबुलरीज जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है आप लोगों के सामने। ये जो रिवर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। नाम क्या है इसका, डैमेंटिना रिवर, जो कि यहां पर आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है, सेंट्रल वेस्ट क्वींसलैंड और इसी के साथ में नॉर्थ ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को नजर आएगी। लगभग 900 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन इसके लिए प्रोवाइड करा दिए, पर एटलीस्ट रिवर का नाम आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जिसको ये डाउट रहता है तो उस डाउट में बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं आना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं, इनके आंसर देखते हैं, देखता हूं कौन कौन सही आंसर दे रहा है। देखिए अटेम्प्ट कर लिया करो। ठीक है, अटेम्प्ट करोगे तो यहीं पर ही गलत हो जाएगा और यहीं पर गलत होगा तो एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बेसिकली किया गया यहां पर 103वां, वो किसके लिए है, वो 10% रिजर्वेशन के लिए। 103 के आगे जो 10 लगा हुआ है तो इसके हिसाब से आप लोग याद रख लेना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS यानी कि ये इनके लिए यहां पर रिजर्वेशन दिया गया 2019 में। 5 जज की बेंच के द्वारा अभी यहां पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया गया और इसको सही ठहराया गया। ठीक है, तो बाकी इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था इन तीनों के लिए, वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। ये होमवर्क है आप लोगों का। टॉप कंपनी में कौन सी कंपनी यहां पर देखने को मिली, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक लिस्ट है जो कि यहां पर फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट इंप्लॉयर रैंकिंग निकाली जाती है। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की बेस्ट इंप्लॉयर जो देखने को मिली, जो कि वर्ल्ड में 20th जो फिल्म है उसमें आप लोगों की लोकेशन ये पोजीशन अपनी बना पाई। ठीक है, तो रिलायंस ओनली जो है कंट्री में यहां पर टॉप 100 रैंक के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। ये समझ सकते हैं। द ग्लोबल रैंकिंग जो है टॉप की गई साउथ कोरिया के द्वारा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सैमसंग जो है सबसे बेस्ट जो वर्क एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो है यहां पर वो दूसरे नंबर पर, IBM जो है इसी के साथ में, और अल्फाबेट और एप्पल ये आगे तीसरे चौथे नंबर पर देखने को मिले। यानी कि कहीं पर अगर प्राइवेट में आप लोगों को जॉब करनी है तो सबसे बेस्ट जो माहौल मिल रहा है आज के डेट में वो मिल रहा है सैमसंग कंपनी के अंदर, जो कि साउथ कोरिया की है। इसी के साथ में यहां पर USA की जो माइक्रोसॉफ्ट है दूसरे नंबर पर वो है। इसी के साथ में USA की जो यहां पर ये और कंपनी IBM हो गया, अल्फाबेट हो गया और एप्पल हो गया, ये टॉप 5 कंपनी है जहां पर बेस्ट जो है एम्प्लॉयर जो है अपनी जिंदगी जी पाते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में रिलायंस है तो ये काफी बड़ी बात है। आगे चलते हैं। 27th कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। 26th आप लोगों को पता है ऑलरेडी हो चुकी है ग्लासगो में, UK के अंदर में, पर लेकिन 27th जो है वो इजिप्ट के अंदर देखने को मिल रही है। और लोकेशन का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, जैसा मैंने आप लोग को कई बार बोला है। उसका नाम आप लोग बताइए, याद हो जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए अगर आप लोग अब तक याद नहीं हुआ है, मतलब डांट नहीं रहा हूं। उसका नाम है शर्म अल शेख। ठीक है, तो ये आप लोग याद रख लीजिए। तो शर्म अल शेख जो है इजिप्ट के अंदर में, वहां पर वो मीटिंग हो रही है। तो शर्म करो कि आप लोगों को अब तक शर्म का नाम याद नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहां पर बी हो गया। नेक्स्ट यहां पर ये पता ही है जनजातीय गौरव दिवस, तो बी है इसका आंसर। ये बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। 2021 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया 15 नवंबर को, यानी कि जो 15 नवंबर है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यहां पर ये सामने रखा गया, इसके चलते यहां पर ये न्यूज में था। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना बिल्कुल भी। ये जो सीसेट वाला क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिटेल में एक एक बातें आप लोगों को बता दी गई है। ओके।
5 नए शब्द जो आप लोग की डिक्शनरी में ऐड होने जा रहे हैं आज, ये आप लोगों के सामने आने वाले हैं। आंसर राइटिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में, एनडीए, सीडीएस, एसएससी बैंकिंग के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एंटोनिम, सिनोनिम्स आप लोगों से पूछे जाते हैं और अच्छे से आप लोग अगर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे। 5 शब्द में से जो पहला शब्द है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनने में काफ़ी डिफरेंट लगता है, लुल, LULL। तो ये शांत काल बोला गया है, यानी कि किसी भी इंसान को अगर आप लोग भ्रामक तरीके से शांति फील कराना, उसको अच्छा महसूस कराना, एक तरीके से वो इरिटेट हो रहा है पर फिर भी उसको शांत करा देना, शांत करना, शांत कराना, तो एक तरीके से ये रहेगा लुल। ठीक है, तो यानी कि अच्छी चीज़ें अगर देखा जाए तो इसके अपोजिट होगा कि चीज़ों को बढ़ा देना बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आगे से लुल या फिर चुल जो 2 शब्द होते हैं चुल क्या है वो आप लोग बताना, लुल मैंने बता दिया। ठीक है, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट शब्द है और फीलिंग के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर। इसको बोलते हैं रेमिनिशेंट, यानी कि यादें ताजा करना। एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आप लोग, जैसे कि कॉलेज छोड़कर आ गए, ठीक है, तो किसी चीज़ को देखकर आप लोगों को याद आ गया, यहाँ पर बैठकर अपना ना मजे किया करते थे, पार्टी किया करते थे, तो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन्हें कहने का मतलब यह है कि यादों को ताज़ा करना, बेसिकली आप लोग रेमिनिशेंट शब्द यूज कर सकते हैं। ये शब्द अक्सर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं सब्जुगेट। सब्जुगेट मतलब किसी चीज़ को अपने अधीन करना, अपने कंट्रोल में लेना, तो ये सब्जुगेट होता है। एक तरीके से किसी को अपने डोमिनेशन में लेकर आना, किसी को कॉन्कर करना, एक तरीके से अपने कंट्रोल में लेना, डिफीट करना, क्रश करना, खत्म कर देना। और इसके अगर बात करें तो अपोजिट लिबरेट हो जाएगा, इनके से छोड़ना, जिंदगी। कई बार ना एक तरीके से शांति में जिंदगी जी जाए तो उसको एक तरीके से जिंदगी अच्छे से व्यतीत करने वाली बात आती है। फिर एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, क्रेडिबल। ये इन्फॉर्मेशन काफी क्रेडिबल है, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर क्रेडुलस, यानी कि भरोसेमंद। तो यानी कि ऐसी चीज जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आप लोग एक तरीके से रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से एक इसको यहाँ पर एक विश्वास करने वाली थिंग है यहाँ पर ये, तो क्रेडुलस शब्द आप लोगों के सामने है। यहाँ पर ये शब्द है, यहाँ पर इसका नाम, इसका शब्द का जो ये है प्लमेंट, यानी कि एक तरीके से गिरना, और वो भी हाई स्पीड से गिरना, यानी कि नीचे डिक्लाइन हो जाना किसी चीज का, तेज गति से सीधा नीचे गिरना। ये प्लमेंट वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार टेस्ट लगा रहे हैं, स्कोर काफी तेजी से नीचे गिरता चला गया, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये एक शब्द है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है ये भी अपने आप में। तो टोटल वैसे तो 5 शब्द आप लोग बोल सकते हैं, लेकिन 5 नहीं है, बहुत सारे शब्द और भी हैं। अगर चाहो तो इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो और इनको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हो किसी के सामने। अगर बोलोगे तो सामने वाला ही बोलेगा वाह क्या इंग्लिश बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से इनको एंजॉय करिएगा, कोई भी डाउट हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो फीडबैक जरूर देना, लाइक डिसलाइक कर कर, कमेंट कर कर या फिर शेयर कर कर आप लोग इसको बता सकते हैं। अच्छे से एंजॉय किया करो यार, दिन आप लोगों के हाथ में पूरा पड़ा रहता है। स्टार्टिंग में अपना दिन शानदार तरीके से अगर स्टार्ट करोगे तो पूरा दिन अच्छे जाने की संभावनाएं रहती हैं। ये संभावनाएं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। लेक्चर को रिकॉल किया करो और बताया करो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। एक ऐसी चीज़ जो आज के डेट में लेक्चर के साथ में कम से कम ये तो लेकर जाना ही जाना है, वो कौन सी चीज़ होगी। फीडबैक जरूर देना। फीडबैक का मतलब होता है कि लेक्चर कैसा लगा, तो 5 में से कितने मार्क्स आप लोग दोगे, और अपने कल कितना अचीवमेंट किया आप लोगों ने उसमें भी आप लोग बता सकते हो 5 में से कितने मार्क्स अपने आप को आप लोग दोगे। पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाती है और ये सारे लिंक आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वीडियो के नीचे भी आप लोगों को मिल जाते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सारे लिंक मिल जाते हैं। मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर, सारे वीर तालियान के नाम से डायरेक्ट भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, या फिर प्राइवेटली कुछ मैसेज करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम या फिर studyloverveer@gmail.com पर आप लोग सेंड कर सकते हैं मुझे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।